तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो जो ये लेक्चर है ये रिकॉर्डेड लेक्चर है। ये लाइव नहीं है। तो इसे प्रीमियर होगा या प्रीमियर हो रहा होगा अभी जब आप लोग देख रहे होंगे मंडे में मोस्ट प्रोबेबली ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। मंडे को 5 बजे। तो चलो देखते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 4 जो है आपका एनसीईआरटी का। हम ये देख रहे हैं, इसमें हमने काफ़ी चीज़ें देख ली हैं पहले ही। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है, लुईस स्ट्रक्चर्स देख लिए हैं, वैलेंशिया इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी देख लिया है, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हमने देख लिए हैं। और हमने इसमें जो है जो वी एस सी पी आर थ्योरी से जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं वो चीज़ हमने इसमें देख ली है, ठीक है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे। हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थोड़ी देखी थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हमने डिस्कस किया था। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब हमने खत्म करी थी उसके बाद हम ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे थे और कुछ टेक्निकल ग्लिचेस के कारण हम नहीं कर पाए थे। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और हाइब्रिडाइजेशन। ये चीज़ें आज हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा कि हमें ये चीज़ें आज पढ़नी है, ठीक है ना। ये लेसन नंबर 11 है। और इससे पहले हमारे 10 लेसन हो चुके हैं। अगर किसी को किसी भी चीज़ में डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख देना इस वीडियो के, मैं कवर कर दूंगा, ठीक है ना। जब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो मैं इस जो ये चैप्टर है इसके जो कमेंट सेक्शन होंगे वो पक्का पढ़ूंगा और उसके अगले वीडियो में मैं कवर कर दूंगा जो भी आपके डाउट होंगे उन चीज़ों को, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेरा नाम योगेश्वर है और मैंने बीटेक किया आईटी कानपुर से केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर। चलो आगे देखते हैं। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं। अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं और उसमें योग 10 प्रोमो कोड यूज़ करते हैं तो आपको उसमें 10% ऑफ मिलता है। यानी कि सपोज कि आपका सब्सक्रिप्शन 10,000 का है, विदाउट प्रोमो कोड यूज़ करे, और आपने उसमें योग 10 यूज़ कर लिया तो आपको वो 9,000 का पड़ेगा। यानी आपके 1,000 रुपये बच जाएंगे, ठीक है ना। आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लें अनअकैडमी का उसमें आपके 10% बच सकते हैं अगर आप योग 10 प्रोमो कोड यूज़ करेंगे तो। चलो आगे देखते हैं। अन अकेडमी का एक इनिशिएटिव है बक्स बाउंटी करके, जिसके अंतर्गत अगर आपको कोई भी वीडियो में, किसी भी एडुकेटर की वीडियो में कुछ भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट दिखता है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। आप रिपोर्ट कैसे करेंगे, आपको पर कुछ नहीं करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के जो ये वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक बक्स बाउंटी करके एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म पे आप जब उस लिंक पे आप जब क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुल जाएगा। उस फॉर्म में आपको जो भी दिक्कत हो वो चीज़ आप भर दीजिए। अगर आप पहले बंदे हुए उस चीज़ को, उस दिक्कत को रिपोर्ट करने वाले, तो आपके पास मौका होगा कि आप प्राइस मनी जीत पाए, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अन अकेडमी के ऐप पे आप क्या क्या कर सकते हैं ये एक चीज़ बार देख लेते हैं। अन अकेडमी के ऐप पे आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं। आप कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। आपको हर डाउट का, जो भी आप डाउट पूछ रहे हैं उसका हाई क्वालिटी हिंदी और इंग्लिश सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं उसका आपको एग्जैक्ट मैच दिया जाएगा। जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपको पता होगा कि ए बी सी डी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसका कुछ जो भी एग्जैक्ट मैच होगा। इसमें क्या होता है, जनरली बच्चे दो ऑप्शंस में फंस जाते हैं कि क्या होगा, तो उसका एग्जैक्ट मैच दिया जाएगा। जो भी आपके लैक्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, जो जैसे आपके इतनी सारी किताबें हैं, आपके इरोडोव, एच सी वर्मा, कई सारी किताबें होंगी, तो उन किताबों में से आप कोई भी क्वेश्चन भेजेंगे उसका आपको आंसर दे दिया जाएगा और आपको असिस्टेंस दी जाएगी आपके होमवर्क में, ठीक है ना। जो भी आपके होमवर्क होता है उसमें आपको असिस्टेंस दी जाएगी। चलो आगे देखते हैं। आप अन अकेडमी पे डाउट कैसे पूछ सकते हैं। आप अन अकेडमी पे आस्क का डाउट सेक्शन में जाइए। उसके बाद जो भी आपकी डाउट की जो भी आपको डाउट है, जिस भी कॉन्सेप्ट में आपको डाउट है, आप उस पर जाइए, ठीक है। आप उसकी पिक्चर लीजिए, जो भी आपको डाउट है उसकी पिक्चर लीजिए, या आपने अगर पहले से पिक्चर ले रखी है और आपकी गैलरी में सेव है तो उसे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आपका इतना बड़ा कोई पेज है, उसमें आपका एक क्वेश्चन डाउट है तो उस क्वेश्चन को सिलेक्ट करिए, क्रॉप करिए और हाईलाइट कर दीजिए। हाईलाइट करके वो किस टॉपिक का है, सपोज कीजिए कि वो मैथ्स का है, मैथ्स में वो 3D ज्योमेट्री का है, तो आप सिलेक्ट कीजिए मैथ्स, फिर 3D ज्योमेट्री सिलेक्ट कर दीजिए और फिर भेज दीजिए, फिर बैठ जाइए, आपको कुछ देर में आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। हर संडे आपके पास मौका होता है, कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज कराता है अन अकेडमी। उसमें आपके पास मौका होता है कि आप हर संडे प्राइज मनी जीत सकते हैं। इसमें आपके पास क्या है, 1 करोड़ तक की प्राइज मनी जीतने का मौका है। और
जैसे कि इसमें आपको जो डेट दिख रही है वो गलत हो, क्योंकि इसके आप इसके एक हफ्ते आगे आप देख लीजिए कि इसके एक हफ्ते जो भी अगला संडे आएगा, जब ये वीडियो आपको दिखेगी उसके जो अगले संडे आएगा उसमें आप कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं। इसमें क्या होगा, एप्टीट्यूड क्वेश्चन होंगे जो कि 30 क्वेश्चन होंगे, आपको 60 मिनट में देने हैं। ये टेस्ट आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे सकते हैं, और ये टेस्ट आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन पे दे सकते हैं, ठीक है ना। और ये टेस्ट आप कितने बजे दोगे, 1 बजे, ठीक है। एनरोल कर लो अभी अपने आप को। आपको इसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई एंट्री कोड मांगे तो वहाँ योग 10 लिख देना, आपका फ़ायदा हो जाएगा, फ्री एंट्री हो जाएगी, ठीक है ना। आगे देखते हैं। चलो, अनअकैडमी के जो सब्सक्रिप्शन है वो दो आते हैं, एक प्लस सब्सक्रिप्शन और एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। पहले प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं जो आपने अपने घर के कंफर्ट से कहीं भी देख सकते हैं। आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है सभी कोर्सेज का। आप इंडिया के टॉप एडुकेटर से पढ़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई दिल्ली में बैठा है, कोई भोपाल में बैठा है, अलग अलग लोकेशन में, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे। आपके रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं और आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं। आपका एग्जॉस्टिव सिलेबस, जो भी आपका पूरा सिलेबस है वो कवर किया जाता है। आपको मेंटरशिप दी जाती है, गाइडेंस दी जाती है, ग्रुप गाइडेंस। आपको जो भी पढ़ाते हैं, मतलब जो भी हम पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, स्टडी मटेरियल। आपको प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज होती है और बैच कोर्सेज होते हैं। इसका जो प्राइस है वो 24 महीने का आपका 25,000 है, यानी कि आपका एक महीने का 1,042 रुपये पड़ेगा। अगर आप इसमें योग 10 प्रोमो कोड यूज़ करेंगे तो आपको इन प्राइस पे 10% ऑफ और मिल जाएगा, ठीक है ना। जो भी आपको प्राइस दिख रहे हैं उस पर 10% ऑफ आपको और मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अनअकैडमी के दो सब्सक्रिप्शन आते हैं, एक प्लस सब्सक्रिप्शन, एक आइकॉनिक। तो आइकॉनिक में क्या होता है, आपको पर्सनल मेंटर मिल जाता है जो आपको 1-to-1 गाइड करेगा। आपको लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं। आपकी वीकली रिपोर्ट होती है जिसमें आके आपको डिटेल्ड एनालिसिस होता है कि आपने इस वीक में कितना किया है, आपको कितना और करना चाहिए, आपने क्या गलतियां करी हैं, क्या आपने अच्छा करा है, ये सब चीज़ें आपको बताई जाती हैं। पेरेंट कनेक्ट होता है जिसमें आपके पेरेंट से इनपुट लिए जाते हैं और आपके पेरेंट को आउटपुट दिए जाते हैं, ताकि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अच्छा आपके लिए एक म्यूचुअल और अच्छी एक डायरेक्शन बनाई जा सके, कॉमन डायरेक्शन बनाई जा सके दोनों की बात से। स्टडी प्लानर होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपको कब रिवीजन करना है, कब आपको कौन सा नया चैप्टर स्टार्ट करना है, ये सब चीज़ें आपको स्टडी प्लानर से पता लगता है। और जो आपके प्लस के जितने बेनिफिट हैं वो तो आपको मिलते ही मिलते हैं, ठीक है ना। तो चलो आगे देखते हैं। इसका जो प्राइस है वो है 24 महीने का, आपका 48,000 पड़ेगा, यानी कि 2,000 पर मंथ। कितना, 2,000 आपका पर मंथ पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी अगर आप योग 10 प्रोमो कोड यूज़ कर लेंगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अभी अनअकैडमी का स्पेशल वीक चल रहा है, इसमें आपको 25,000 तक बच सकते हैं। अगर आप 9 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 5 और 10 यानी 15% टोटल डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप 12+ महीने का लेते हैं तो आपको 20% टोटल डिस्काउंट मिलेगा। ये सिर्फ वैलिड है सीबीएसई और फाउंडेशन कोर्सेज के लिए। चलो अब शुरू करते हैं आज का। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है हमारा ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट और हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या होता है, ठीक है। तो अब इससे पहले हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देख लिया है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने देखा था कि एक, जैसे जब एक बार देखते हैं। जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने एक चीज़ देखी थी, आपको याद होगा सबको, तो कि जब हम हाइड्रोजन, हम H2 जब बना रहे थे, यहाँ से शुरुआत करते हैं। जब H2 हम बना रहे थे तो ऐसा हुआ था कि एक दो H के मॉलिक्यूल्स पास आएंगे, ये एक H है, ये दूसरा H है, ठीक है। अब ये और पास आएंगे थोड़ा, एक पॉइंट पे ये टच कर जाएंगे और फिर एक पॉइंट पे ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, जब ये दोनों H दूर थे तो इनमें कुछ इनमें ये एक दूसरे के अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस फील नहीं कर पा रहे होंगे। थोड़े पास आए तो क्या हुआ, ये थोड़ा अट्रैक्शन फोर्स फील करने लग गए। रिपल्शन फोर्स भी फील कर रहे थे, लेकिन अट्रैक्शन फोर्स रिपल्शन फोर्स से ज़्यादा फील कर रहे थे। और पास आए तो क्या हुआ कि अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, रिपल्शन रिपल्सिव फोर्स भी बढ़ गया, लेकिन अट्रैक्शन फोर्स अभी ज़्यादा है। फिर एक ऐसे पॉइंट पे ये आ गए हैं जहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स बराबर हो चुका है, जहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सिव फोर्स बराबर हो चुका है, ठीक है ना। अब इस पॉइंट के बाद ये फर्दर अगर मूव करते हैं आगे तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाता है और अट्रैक्टिव फोर्स घट जाता है। तो सिर्फ ये जब जब अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स बराबर थे तब उसकी सबसे स्टेबल स्टेट आई। सबसे स्टेबल स्टेट मतलब लोएस्ट एनर्जी की स्टेट आई।
सबसे स्टेबल स्टेट का मतलब क्या होता है कि लोएस्ट एनर्जी की उसकी स्टेट आ गई। तो जो यहाँ पे आप देखो, जब हाइड्रोजन आइसोलेट थे, दूर दूर थे, तो कोई एनर्जी का कोई लेना देना नहीं था, अपना अलग है, दूर दूर है, कोई दिक्कत नहीं। जब थोड़े पास आए तो इसकी एनर्जी कम होने लगी। अलग पेन से देखते हैं, ठीक है ना, ब्लू से देखते हैं, चलो। तो जब पास आए तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी रिड्यूस होने लगी, जब और पास आए तो और रिड्यूस होने लगी। एक पॉइंट ऐसा आया जब इसकी एनर्जी मिनिमम हो गई। यानी अगर मैं इससे और पास लाऊं दो हाइड्रोजन एटम्स को, तो क्या होगा, ये रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। और रिपल्सिव फोर्स कैसे एक्सपीरियंस करेंगे, क्यों फोर्स रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि आप एक चीज मेरे को बताओ, इसके पास न्यूक्लियस होगा, इसके पास भी न्यूक्लियस होगा, यहाँ भी न्यूक्लियस, यहाँ भी। ये न्यूक्लियस भी देखो, ये जैसे हम पास आ रहे हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स तो इस कारण थी, क्योंकि जो इसका इलेक्ट्रॉन था वो इससे अट्रैक्ट हो रहा था, और इसका इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट हो रहा था, इस कारण। लेकिन रिपल्सिव फोर्स भी तो होगी, जो न्यूक्लियस है वो रिपेल करेगा, वो दूर भागना चाहेगा। तो एक मिनिमम पोजीशन आती है यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ, ये चीज हमें यहां देखने को मिली है। और ये कितनी दूरी पर आता है, जब दो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस 74 पिकोमीटर की दूरी पे होते हैं। जैसे आपका ये एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इनकी दूरी अगर 74 पिकोमीटर, ठीक है ना, तो तब ये इस तरह की हमारी सिचुएशन आती है कि रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स को बैलेंस कर रही होती है। और ये लोएस्ट एनर्जी स्टेट है, लोएस्ट एनर्जी स्टेट है। आप देखो, जब हमारे दो हाइड्रोजन एटम अलग अलग थे, आइसोलेटेड थे, दूर थे, तब एनर्जी स्टेट यहां थी। वो यहां थी, ठीक है ना। लेकिन जब पास आने लगे और जो H2 मॉलिक्यूल बन गया, ये H2 मॉलिक्यूल है, जब H2 मॉलिक्यूल बन गया तो लोएस्ट एनर्जी स्टेट है। लेकिन अगर हम H2 मॉलिक्यूल इतना ओवरलैप कर रहा है, अगर मैं इससे ज्यादा ओवरलैप कर रहा हूं, यहां से मान लो ये इस तरह का ज्यादा ओवरलैप कर रहा है, ये हिस्सा देखो ज्यादा ओवरलैप कर रहा है, अगर मैं ज्यादा ओवरलैप कर रहा हूं तो क्या होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाएगी। और अगर मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बहुत डिक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए सिर्फ 74 पिकोमीटर का ऐसा डिस्टेंस है जहां पे हाइड्रोजन एट मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल है। ये चीज समझ आई, समझ आई तो बहुत अच्छा। एक तो ये तुम्हें रिकॉर्डेड मिलेगा ना, ये लेक्चर लाइव क्लास लेने में ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। लाइव क्लास में एकदम पता लग जाता है, तुम लोग चैट में लिख देते हो कि क्या समझ आया क्या नहीं आया। अभी लिख देना चैट में, मैं चैट भी देख लूंगा, इस जो ये पढ़ा रहा हूँ मैं इसकी चैट भी देखूंगा मैं। और जो कमेंट तुम लोग करोगे मैं वो भी चेक करूंगा पक्का पक्का। जो भी तुम लोग अभी देख के कमेंट करने वाले हो, वो कमेंट्स में हमेशा चेक करता हूँ, जो भी कमेंट्स आते हैं या जो भी तुम लोग लाइव चैट में लिखते हो, मैं हमेशा उस चीज़ का ध्यान रखता हूँ। और जो भी तुम चीज़ों को नहीं समझा, जिन जो लोग रेगुलरली क्लास अटेंड कर रहे हैं मेरी, उनको पता होगा कि जो भी तुम लोगों को नहीं समझ आता है, मैं वो अगली बार पक्का पक्का अपनी पीपीटी में डाल देता हूँ, और उस चीज़ को पहले समझाता हूँ और फिर नया लेक्चर लेता हूँ। तो जो भी अभी इस लेक्चर को देख रहे हैं वो पक्का कमेंट करना, और बस फीडबैक देना कि क्या चीज़ समझ नहीं आई, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, मुझे बताना, ताकि मैं वैसे इंप्रूव करूँ अपने आप, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। तो देखो हम क्या देख रहे थे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का कैसे फॉर्मेशन हुआ। इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, यहाँ से हमें पढ़ना था, हमने वीबीटी एक बार डिस्कस कर लिया, वीबीटी क्या थी, अब यहाँ से एक बार देखते हैं। In the formation of hydrogen molecule, there is a minimum energy state when two hydrogen atoms are so near that their atomic orbital undergo partial interpenetration. Interpenetration मतलब एक दूसरे को ऊपर आ गए। एक मिनिमम डिस्टेंस था, जैसे इसका यहाँ न्यूक्लियस होगा ये 74 पिकोमीटर। अच्छा, ये वैल्यूज तुम्हें याद नहीं करनी है। कई सारे लोगों को डाउट होता है कि ये वैल्यूज याद करनी है नहीं करनी है, ये सब तुम्हें कोई याद नहीं करना है। जो बुकिश ज्ञान है, जो बुक का ज्ञान है इतना ज्यादा, ये सब कुछ ध्यान नहीं रखना है, तुम्हें सिर्फ लॉजिक याद रखना है। लॉजिक क्या था कि जब पास आते हैं तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है, जब तक वो अट्रैक्ट करते हैं उसके बाद रिपल करने लग जाते हैं, उसके बाद रिपल करते हैं, इसलिए क्या उसकी एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा तब उसकी एनर्जी डिक्रीज करेगी, और यहाँ पे वो सबसे स्टेबल होगा। सिर्फ ये चीज तुम्हें याद रखनी है, ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, याद कुछ नहीं करना है। 74 पिकोमीटर विकर कुछ याद नहीं करना है, ठीक है ना। In the formation of hydrogen molecule, there is a minimum energy state when two hydrogen atoms are so near that their atomic orbital undergo partial interpenetration.
क्या है कि एक दूसरे में ऐसे घुस जाते हैं, ऐसे घुस जाते हैं, मतलब जैसे दो सर्कल हैं, जैसे मान लो ये सपोज करो ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल एक हाइड्रोजन का है, दूसरा हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है, तो ये ऐसे करके पास आते हैं और ये हल्का सा ओवरलैप करते हैं। तुम्हें दिख रहा होगा मेरा हाथ, पूरा ओवरलैप नहीं है, ये पूरा ओवरलैप होता है, अभी अभी पूरा ओवरलैप है, लेकिन हाइड्रोजन में हल्का सा ओवरलैप करते हैं, हल्का सा ओवरलैप, जैसे तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा। जैसे अगर मैं इसको कंप्लीट करूं तो ये जो हिस्सा है ये ओवरलैपिंग है, हल्का सा ओवरलैप करते हैं। इसी ओवरलैपिंग को क्या बोलते हैं हम? ऑर्बिटल ओवरलैप, ठीक है ना। क्योंकि ऑर्बिटल ओवरलैप क्यों बोल रहे हैं? हाइड्रोजन का तुम्हें ग्राउंड स्टेट क्या होती है हाइड्रोजन की? 1s। तो जो इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होगा ये 1s में प्रेजेंट होगा, 1s1। ये भी जो इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट होगा ये 1s1 में होगा। अब ये क्या है, इन्होंने ओवरलैप कर लिया, तो s क्या है? 1s क्या है? एक ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल है ना बच्चों? ये क्या है? ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल है। तो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं हमने? ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। कुछ हार्ड था यहाँ तक? कुछ हार्ड था ही नहीं, आसान चीज है ना, कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ सब कुछ आसान है केमिस्ट्री में। मतलब केमिस्ट्री में ये है कि बस ध्यान से सुनते रहो, ध्यान से सुनते रहो, तुम्हें सब समझ आएगा। अगर मतलब कहीं पे दिक्कत पता है कहाँ आती है? जैसे मैथ्स में तुम्हें मैंने बता दिया, जैसे C+O2 CO2, ये हो गया, ठीक है, तुमने याद कर लिया, सब कुछ समझ आ गया, C+O2 CO2 हो जाता है ना। फिर तुम्हें मैंने कहा कि S+O2 SO2, है ना, ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी तुम्हें समझ आएगा कि कुछ ऐसा होगा, सल्फरेट होगा, ऐसे इस तरह का हो जाएगा कुछ कुछ, या ऐसा ही कर लो, SiO2 हो जाएगा। लेकिन फिर मैं अगर N2+H2 करता हूं तो मेरा क्या बनना चाहिए था? N2H2, लेकिन ये नहीं बनता, NH3 बनता है। तो क्या है, केमिस्ट्री में क्या है, मैथ्स जैसा फॉर्मूले नहीं होते हैं, एकदम एग्जैक्ट फॉर्मूले नहीं होते हैं मैथ्स जैसे, थ्योरीज होती हैं। थ्योरीज क्या है? वही थ्योरीज, जैसे मतलब तो कोई जैसे थ्योरीज प्रपोज की जाती है, क्योंकि क्या है, एटम किसी ने देखा नहीं है, ये सब क्या है, जो एक्सपेरिमेंट कर करके नई नई चीजें हमें पता लगती रहती है कि ऐसा होता होगा एटम के अंदर, ऐसा होता होगा। तो जब हम और डेवलप करते हैं और रिसर्च करते हैं तो हमें कुछ नई चीज पता लगती है। तो इसलिए क्या, पुरानी चीजों का जो अच्छी चीजें होते हैं वो हम ले लेते हैं और फिर नई चीज में जंप कर जाते हैं। तो ये चीज है, इसलिए हमने लुईस थ्योरी देखो कोई काम नहीं आती है, लेकिन लुईस थ्योरी पढ़ी थी, क्योंकि लुईस थ्योरी से हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी पढ़ी, उसके स्ट्रक्चर्स बनाने सीखे। इसी तरीके से हमने वीबीटी पढ़ी है, उससे ऑर्बिटल ओवरलैप समझ आ रहा है, अभी हाइब्रिडाइजेशन और दूसरी चीजें भी उसे समझ आएंगी। चलो आगे देखते हैं। The partial merging of atomic orbital is called overlapping of atomic orbitals which result in pairing of electrons। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब क्या हुआ, जैसे एक हाइड्रोजन है हमारा, ये दूसरा हाइड्रोजन है, यहाँ ये इस तरह के स्पिन में होगा, ये इस तरह के स्पिन में होगा यहाँ, ठीक है। अब ये आपस में मिल गए थे और हल्का सा पार्शियल ओवरलैप कर लिया था, तो ये ऐसा हो गया। अब ये स्पिन का क्या लेना देना है? देखो स्पिन ऐसी होती है, जैसे स्पिन मतलब क्या हुआ, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है वो अपने एक्सिस पे घूम रहा होता है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन है मेरा, तो ये अपनी एक्सिस पे घूम रहा होगा, है ना। अब ये या तो ऐसे ऐसे घूम रहा होगा क्लॉकवाइज, ठीक है, या कुछ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। दो ही तरीके हैं ना घूमने के। देखो या तो अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, ये पेन है, इसको मैं या तो ऐसे ऐसे घुमा देता हूँ, ऐसे 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 ऐसे, या ऐसे 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 घुमा देता हूँ, है ना। या तो ये ऐसे घूम रहा था, कैसे, क्लॉकवाइज, या ये ऐसे घूम रहा था एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो भी अपनी एक्सिस पे कैसे घूमेगा, या तो ऐसे ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज, या ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉक, ठीक है। तो इसी तरीके से या तो ऐसे घूमेगा या वो इस तरीके से घूमेगा, है ना, डायरेक्शन अलग है। तो यही वो कह रहा था, पार्शियल मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच रिजल्ट इन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयरिंग जब होगा, जब अपोजिट इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगा तभी पेयरिंग होगा। अच्छा एक काम होता है, जब भी तुमने ये चीज 12th में तुम पढ़ोगे, जब भी कोई मूविंग चार्ज होता है, जब भी कोई मूविंग चार्ज होता है, सपोज कि कोई मूविंग चार्ज है Q,
क्यू या ई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, कोई भी मूविंग चार्ज है और वो जा रहा है किसी वेलोसिटी से v, सपोज करो, ठीक है ना। तो वो क्या काम करता है, वो क्या काम करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। जब भी कोई मूविंग चार्ज होता है तो वो क्या काम करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे, अगर ये अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड होंगी तभी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट, मतलब तभी तो स्टेबिलिटी आएगी। तो इसलिए ये अपोजिट स्पिन की होती है जनरली, तभी ये आपस में ओवरलैप कर पाते हैं, ठीक है ना। द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा ये तो कॉमन सेंस की बात है, एक बार इसको सबको मिटा देते हैं फिर देखते हैं। एक ये एटम है और एक ये एटम है, ठीक है ना। सपोज करो ये ए है, ये ए मॉलिक्यूल है, और एक ये बी है, ये मॉलिक्यूल मेरा बी है, ठीक है। अब ये बताओ कि स्ट्रेंथ, बॉन्ड की स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, ए की या बी की, ये बताओ। मैं टाइम देता हूं तुम्हें, आ, चलो 15 सेकंड, 30 सेकंड, 15 से 20 सेकंड टाइम लो और सोचो किसकी होगी। ओके, अगर तुम लोगों ने आंसर बी दिया है तो वो आंसर सही है एकदम, क्योंकि बी जो होगा उसमें देखो जो ओवरलैप है वो ज्यादा हो रहा है। ज्यादा ओवरलैप मतलब अब खुद सोचो, अगर मैं अपने दो हाथों को ओवरलैप करवाऊं, तो अगर मैं इतना करवाऊं और कोई खींचे मेरे को इधर से और इधर से, तो आराम से हाथ अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं इतना ओवरलैप करवा दूं, ये देखो ये ओवरलैप मैक्सिमम हो गया है, अब कोई खींचेगा तो उसको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी मेरे को अलग करने के लिए। तो यहाँ पे क्या, ओवरलैप जितना ज्यादा होता है उतनी ज्यादा क्या, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। यहाँ पे देखो ओवरलैप क्या है, ज्यादा है, तो इसलिए बी क्या है, हमारा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। यानी अगर ओवरलैप ज्यादा होता है तो उस बॉन्ड की क्या होती है, स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है, ठीक है। इतनी बात समझ आई, चलो आगे देखते हैं। इन जनरल ग्रेटर द ओवरलैप द स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स, ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई है। Therefore, according to orbital overlap concept, the formation of covalent bond between two atoms result by pairing of electrons present in the valence shell having opposite spin। देखो जो चीज मैं तुम लोगों को समझा रहा था वो चीज ये लिखी, एक और बार इसको समझ लेते हैं। आ, एक और बार समझते हैं, चलो। एक चीज समझो पहले, कोई भी अगर चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है, और उसके पास अगर वेलोसिटी है, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, या तो नॉर्थ पोल की होती है, साउथ पोल की। अच्छा, ये चीज तुम लोगों को पता है कि अगर नॉर्थ नॉर्थ है तो वो आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अगर साउथ और नॉर्थ है तो ये भी क्या करते हैं तो ये अट्रैक्ट करते हैं। साउथ साउथ है तो ये क्या करता है, रिपेल करता है। नॉर्थ और साउथ है तो ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि अगर सेम चार्ज हो, मतलब सेम मैग्नेटिक फील्ड हो तो रिपेल करेगी, और अगर अपोजिट मैग्नेटिक पोल हो या अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड हो तो क्या, अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर वो बॉन्ड बनाते हैं वो अपोजिट स्पिन के होते हैं। अपोजिट स्पिन होने का क्या फायदा हुआ, यहां देखते हैं। मान लो ये ऐसे अपने एक्सिस पे घूम रहा है, तो ये एक पर्टिकुलर टाइप की इलेक्ट्रॉन फील्ड बनाएगा। मान लो नॉर्थ बना रहा है ये, सपोज करो, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है मेरा, और मान लो दूसरा इलेक्ट्रॉन मेरा अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है। ये घूम रहा था इस तरीके से, और ये वाला कैसे घूम रहा है, इस तरीके से। सेकंड वाला कैसे घूम रहा है, मेरा अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट रोटेशन है। सपोज ये क्लॉकवाइज घूम रहा है अगर, तो ये अगर मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है,
तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। मेरे पास बॉल यहाँ रखी नहीं है, अगर बॉल होती तो मैं तो अच्छे से दिखाता। ठीक है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, तो ये क्या बना रहा होगा, ये साउथ बना रहा होगा, तो ये क्या है, ये अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, तो ये भी एक क्या होगा, अट्रैक्शन का कारण होगा। भले ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होने के कारण इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण तो रिपेल करेंगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो अट्रैक्ट करेंगे। ये चीज समझ आई। जब भी कोई, क्योंकि एक मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज मतलब रोटेशन में या मूव कर रहा है, जब भी कोई मूविंग चार्ज है तो क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन की बनेगी, तो वो एक क्या, अट्रैक्शन का एक कारण बनेगा। लेकिन रिपल्शन अभी भी होगा। रिपल्शन किस कारण से होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो रिपेल करेंगे। ये चीज समझ आई। समझ आई तो बहुत अच्छा है, नहीं आई तो कितना डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा ट्वेल्थ के मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में दोबारा आएगा। तुम पहले ट्वेल्थ में इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ोगे, फिर मैग्नेटोस्टैट पढ़ोगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड और ये सब पढ़ोगे, तो तब तुम्हें अच्छे से बताया जाएगा। नहीं समझ आया तो कोई इशू की बात नहीं है, इसमें तुम्हारी केमिस्ट्री पे कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। बस इतनी चीज याद रखना कि अपोजिट स्पिन वाले बॉन्ड बनाते हैं, ये चीज याद रखना कि तुमने जब वो इलेक्ट्रॉन फिलिंग करी होगी तब भी अपोजिट स्पिन डालते होगे, पहले ऐसे सेम स्पिन में भर देते हैं, फिर अपोजिट स्पिन में भरते हैं ना। तो ये चीज याद रखना, बाकी कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, तो तुम्हें कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होंगे। नहीं समझ आया तब भी डरने की बात नहीं है, केमिस्ट्री में इसमें ज्यादा कोई तुम्हारा फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे 100 नंबर आ रहे हैं तो 99 हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो अपना अच्छे से सोचो। अब आगे देखते हैं आगे क्या है, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने दी है, तो ज्यादा कोई घबराने की बात नहीं अगर समझ नहीं आया तो। चलो आगे देखते हैं। The formation of covalent bond depends on the overlapping of atomic orbital. The molecule of hydrogen is formed due to the overlap of 1s orbital of two hydrogen atom when they combine with each other. देखो यहाँ पे देखो अपोजिट स्पिन है, ये ऐसे जब दिखाते हैं तो ये एक 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 डायरेक्शन में स्पिन है, और जब इस तरह का है तो ये दूसरे डायरेक्शन में स्पिन है। ठीक है ना, ये सपोज क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगी, इस तरह का। When two atoms combine come close to each other, there is overlapping of atomic orbitals. ये क्या बोल रहा है कि जब भी दो ऑर्बिटल पास आते हैं, जब भी दो एटम पास आते हैं, देर इज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जब भी दो एटम पास आते हैं हमेशा क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग क्यों हो रही है, बॉन्ड बनाने के लिए। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग क्यों हो रही है बच्चों, बॉन्ड बनाने के लिए। और कब हो रही है, जब भी दो एटम पास आते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। इतनी बात समझ आ गई। This overlap may be positive, negative और zero depending upon the properties of overlapping of atomic orbitals. ये क्या हो सकता है, ये ओवरलैप या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है। अब पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो क्या है, ये क्या चीज है। ओवरलैप तो हमने अभी देख लिया, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो क्या है, ये चीज अब एक बार हम देख लेंगे, ठीक है ना। The various arrangement of s and p orbital resulting in positive, negative and zero overlap. ठीक है आगे देख। अब देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव की क्या बात थी, आगे देख। सपोज कि हमारे पास कोई वेव है, तुमने ये पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके पास कोई एक वेव फंक्शन होता है, या जो भी हमारे आजू बाजू सराउंडिंग में चीज है उनके पास एक वेव नेचर होता है, वो ड्यूल नेचर होता है पार्टिकल का, ये पढ़ा था ना कि उसके पास एक वेव नेचर भी होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ और ये सब निकाली होंगी। तो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ थी वो तुमने एक कार के लिए निकाली होगी, एक क्रिकेट बॉल के लिए निकाली होगी और फिर इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकाली होगी चैप्टर 2 में। तो कार के लिए बड़ी नेग्लिजिबल आती है कि वेव नेचर पता नहीं लगता है, कि वो इतना बड़ा इतनी भारी भरकम कार है तो उसका वेव नेचर नहीं पता लगता। क्रिकेट बॉल के लिए भी जो है बहुत कम आती है, पता ही नहीं चलता है उसका वेव नेचर है क्रिकेट बॉल का, हमें तो दिखती नहीं है क्रिकेट बॉल के वेव नेचर। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, बड़ा हल्का है बड़ा छोटा है, बड़ा हल्का बड़ा छोटा है। तो भाई इसमें आ जाता है क्या, वेव नेचर। अब वेव नेचर क्या है, वेव पता ही है। वेव क्या होती है, ऐसे ऊपर नीचे जो जाती है लहर, देखिए लहरें, हिंदी में क्या बोलते हैं वेव को, लहर। लहरें होती है ना, ऐसे 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 जाती है, ठीक है भाई। तो क्या वेव नेचर होता है इलेक्ट्रॉन का। अब इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर समझो कुछ ऐसा, ठीक है भाई।
जो ऊपर के एक्सिस है इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव, ये तो पता ही है हम सबको। नीचे के नेगेटिव लेंगे, तो जो ऊपर की जो वैल्यूज है उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, नीचे वाली को नेगेटिव, ऊपर वाली को पॉजिटिव। ठीक है, चलो इतनी बात हमें समझ आ गई। और हमारी मान लो दूसरी वेव भी ऐसी है। अब इन दोनों वेव को मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। ऐड कर दूंगा तो क्या होगा, जब मैं इस हिस्से को, इतने हिस्से को देखो, बस इतने हिस्से को, जब मैं इतने हिस्से को ऐड करूंगा तो इससे होगा, तो दो प्लस हो जाएंगे। दो प्लस मतलब यानी ये अगर इसकी जो लेंथ है वो ए है, सपोज करो इसकी भी ए होगी, तो दोनों ए मिलके क्या कर देंगे, 2a, तो कुछ वेव मेरी बड़ी हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे क्या है, यहाँ माइनस ए होगा, इसकी लेंथ भी क्या होगी, माइनस ए होगी, तो ये -2a हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, मेरी जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। लेकिन लेकिन मान लो मेरी वेव ये ऊपर जा रही है, दिख रही है, ये जो ये इस वाली वेव की बात कर रहा हूँ, और जब ये ऊपर जा रही है ये उसी दौरान नीचे जा रही है, तब ये मैक्सिमम होगा। सपोज करो ये प्लस ए पे जब होगा, तो ये क्या होगा, माइनस ए पे। इस दौरान अगर मैं इन दोनों वेव को ऐड करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 0। इस दौरान अगर मैं इसको करूं, ये इस टाइम माइनस ए पे होगा, ये प्लस ए पे होगा, इस दौरान भी ऐड करूं तो क्या आएगा, 0। तुम किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐड करो, या यहाँ से यहाँ पे ऐड करो, यहाँ से यहाँ पे कहीं भी तुम ऐड करोगे, जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट को ऐड करोगे, जब भी जैसे ये मान लो ये मेरी एक वेव जा रही है ऊपर से ऐसे, और ये एक नीचे से जा रही है ऐसे, तो इनको जब मैं ऐड करूंगा, जैसे ये अगर उसमें है, जब ये पॉजिटिव है, ऊपर वाली पॉजिटिव है तो नीचे वाली नेगेटिव, अगर मैं इसको ऐड करूंगा, इसको मैंने ऐड करा तो ये 0 हो जाएगी, एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। तो ये एम्पलीट्यूड यहाँ 0 हो जाएगा। एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा किसका, वेव फंक्शन का। अब वेव फंक्शन क्या बताता है हमें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बताता है। अब इसी का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे, मतलब वेव फंक्शन ही 0 हो गया तो क्या होगा, वो एटॉमिक जो बॉन्ड है वो नहीं बन पाएगा, जो बॉन्ड है वो नहीं बन पाएगा। इस तरह की जो वेव बनती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव वेव्स। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव। इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव कहां से आया, अब देखो, जैसे हम घर बनाते हैं, घर कैसे बनता है, ईंट 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 मिला के हमारा पूरा घर बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो ये बड़ी वेव बनी है, ये जो बड़ी वेव बनी है ये कैसे बनी है, तो छोटी छोटी वेवों को मिला के एक बड़ी वेव बनी है। ठीक है, और वो छोटी वेव मिली क्यों, क्योंकि दोनों सेम तरह की वेव थी इसलिए मिल गई। चलो यहाँ तक बढ़िया, यहाँ तक कुछ दिक्कत नहीं आ रही होगी। डिस्ट्रक्टिव क्यों बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव मतलब एक बना रहा है और एक बिगाड़ रहा है, तो टूटेगा, ना बन पाएगा ना बिगड़ पाएगा। जब एक बना रहा है एक एक बिगाड़ रहा है तो क्या होगा, अल्टीमेटली 0 रिजल्ट आएगा। यहाँ पे देखो जो ऊपर वाली वेव है मेरी, यहाँ पे देखो जो ऊपर वाली वेव है मेरी, ये तो बना रही है, ये तो पॉजिटिव में लेके जा रही है, और उस दौरान ये नेगेटिव में लेके जा रही है, तो नेट रिजल्ट 0। अब ये क्या, अब ये खराब कर रही है, ये नेगेटिव में लेके जा रही है और ये पॉजिटिव में लेके जा रही है, और यहाँ ये दोनों ऐड करेंगे तो नेट रिजल्ट फिर 0। तो इस तरीके से नेट रिजल्ट हमारा हमेशा 0 ही रहेगा। इसमें क्या, एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है। और एम्पलीट्यूड क्या होता है, कोई भी अगर तुम्हें वेव दी है, ठीक है, ये मान लो वेव है, तो जो ये डिस्टेंस होता है ना, मतलब जितना मैक्सिमम वेव ऊपर जा सकती है या जितना मैक्सिमम नीचे जा सकती है, दोनों ही बात होती है। जितना मैक्सिमम ऊपर जा सकती है या जितना मैक्सिमम नीचे जा सकती है, उस चीज को क्या बोलते हैं हम, एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये बात समझ आ गई होगी। और वेवलेंथ क्या होती है, मैक्सिमम ऊपर जाना से अगला जो मैक्सिमम तुम्हारा ऊपर जाने का पॉइंट होगा, उसके बीच की दूरी को लैम्डा से डिनोट करते हैं, और ये क्या होती है हमारी वेवलेंथ। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत आ नहीं रही होगी, आनी नहीं चाहिए। चलें आगे, कोई इशू हो तो बताओ, कमेंट्स में लिखना कोई इशू हो तो। अगर ये चीज़ नहीं समझ आई है, ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, क्योंकि मुझे नहीं पता लगेगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर तुम लोगों को मिलेगा,
तो मुझे ये पता लगाना कि तुम्हें अभी एकदम समझ आ गया है नहीं आया है बड़ा मुश्किल है। मतलब मैं अभी बैठ के फ्यूचर में 2 दिन आगे 3 दिन आगे का नहीं बता सकता कि ये चीज़ तुम्हें अब जब समझ आ रही होगी नहीं आ रही होगी, है ना, तुम्हें बता नहीं सकता। लेकिन इतना मैं कह रहा हूँ कि अगर ये नहीं समझ आया तो मैं एक लाइव जब लेसन लूंगा मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर, तब आप लोग आ जाना, मुझसे जो 1000 सवाल पूछना 1000 सवाल पूछना। वेव लेंथ क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, वेव फंक्शन क्या होता है, जो पूछना है, फिजिक्स का भी पूछना है पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं आए तो मेरे को कमेंट में जरूर लिख के बता देना कि ये सेक्शन था जो मुझे नहीं क्लियर हुआ था, या ये टॉपिक था जो मुझे सही से नहीं आया था। मैं उस चीज़ का एक और बार एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। कोई घबराने वाली बात है नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिलके बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, बढ़िया करेंगे, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं। अब पॉजिटिव ओवरलैप और नेगेटिव ओवरलैप तुम्हें समझ आ गया क्या है। पॉजिटिव ओवरलैप जब दोनों ऐड वाले, जब दोनों पॉजिटिव वाले हों और वो ऐड हो रहे हों, तो हर ऑर्बिटल का क्या होता है, अपना एक वेव फंक्शन होता है। अगर दोनों ऑर्बिटल पॉजिटिव पॉजिटिव वाले वेव हों, जैसे अगर ये क्या होगा यहाँ पे, ये इस तरह की वेव होगी, ये ऐड कैसे हो रही होगी, इस तरह की वेव से ही ऐड हो रही होगी, तो पॉजिटिव ओवरलैप हो गया। नेगेटिव में क्या होगा, जब ये ऊपर जा रहा होगा तो जो हमारी जिससे ऐड हो रहा होगा वो वेव नीचे जा रही होगी, और जब जब ये वाली नीचे जा रही होगी तो ऊपर अपोजिट चल रहा होगा, तो नेगेटिव ओवरलैप हो गया। तो नेगेटिव ओवरलैप में क्या है, बॉन्ड नहीं बनता है। बॉन्ड कैसे बनेगा, क्योंकि कोई एम्पलीट्यूड नहीं है, कोई वेव फंक्शन नहीं मिलेगा, नेगेटिव ओवरलैप हो गया। तो जहां देखो देखो जब ये एग्जांपल आएगा ना तुम्हें, तो प्लस माइनस लिख के देगा तुम्हें, ठीक है। पॉजिटिव ओवरलैप में तुम्हारा बॉन्ड बनता है, नेगेटिव ओवरलैप में बॉन्ड नहीं बनता है, ये तुम्हें लिख के देगा वो। ऐसे तुम्हें अगर कोई क्वेश्चन आया इस चीज पे स्पेसिफिकली कोई क्वेश्चन आया, तो प्लस माइनस और ये सब लगा के देगा। जहां प्लस प्लस ऐड हो रहे हैं और जहां माइनस माइनस लग रहे हैं तुम्हें दिख रहे हैं, वहां तुम्हारा क्या है, कंस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव है यानी पॉजिटिव ओवरलैप है, वहां पे क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन। और जहां पे तुम्हें दिख रहा है कि भाई ये तो ओवरलैप ही गलत कर रहा है, मतलब ये तो ओवरलैप करके हमें कुछ जीरो दे देगा, आउटपुट जीरो दे देगा, आउटपुट जीरो दे देगा, आउटपुट कुछ जीरो टाइप दे देगा, तो क्या है, डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। डिस्ट्रक्टिव यानी कुछ खराब चल रहा है मामला। यहाँ क्या है, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। आई बात समझ में कि कब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, कब बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, ये चीज क्लियर। अगर ये क्वेश्चन आया तो तुम्हें स्पेसिफिकली वो देगा कि कब प्लस प्लस हो रहा है, कब माइनस माइनस हो रहा है, अगर स्पेसिफिकली इस चीज पे ही क्वेश्चन आया तो, ठीक है। वरना इन जनरल जब हम केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहे होते हैं, तो हम कोई इतना डीपली नहीं देखते हैं कि ओवरलैप हो रहा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये सब कुछ नहीं देख रहे होते हैं। अभी तुम्हारे लेवल पे तो कुछ नहीं देख रहे होते हैं, 11 12 के लेवल पे, 11 12 के लेवल पे सिंपली क्या होता है, अगर उसने बोला है बॉन्ड बन रहा है, तो हम मान के चलते हैं कि पॉजिटिव ओवरलैप ही हो रहा होगा, हम ये मान के चलते हैं। तो कोई ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। चलो पॉजिटिव ओवरलैप देखते हैं डिटेल में क्या है। व्हेन द फेज ऑफ टू इंटरेक्टिंग ऑर्बिटल्स इज सेम, जैसे मैंने बताया था फेज सेम हो, जब ये ऊपर जा रहा है तो दूसरी वेव भी तभी ऊपर जाए, इसको क्या कहते हैं, इन फेज, सेम फेज है। देन द ओवरलैप इज पॉजिटिव एंड इन दिस केस द बॉन्ड इज फॉर्म्ड। चलो यही मैं बता रहा था। द फेज ऑफ द टू इंटरेक्टिंग ऑर्बिटल प्लस और माइनस कम्स फ्रॉम द साइन ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन। ऑर्बिटल वेव फंक्शन जो होते हैं साई और इन सबको सॉल्व करके कुछ, मैंने तुम्हें इस लेक्चर के शुरुआत में बोला था, या शायद पिछले लेक्चर के शुरुआत में बोला था कि ना हम इसकी जो मैथमेटिकल डिटेल्स हैं उन चीज़ों में नहीं जाएंगे। जो मैथमेटिकल डिटेल्स हैं, ऑर्बिटल ओवरलैप फंक्शन और ये सब चीज़ें जो भी हैं, बोल रहा है अजीब अजीब सी चीज़ें क्या बोल रहा है और क्या होता है वेव फंक्शन इस तरह का, ये सब चीज़ें छोड़ दो। ये पॉजिटिव कहाँ से आता है, नेगेटिव कहाँ से आता है, बस एज्यूम कर लो कि ऊपर जा रहा है, अगर दोनों साथ में ऊपर जा रहे हैं और बना रहे हैं वे कुछ ओवरलैप कर रहे हैं तो पॉजिटिव है। अगर एक ऊपर जा रहा है और दूसरा नीचे जा रहा है उसी टाइम पे, इतना ही देख लग रहा हो, बस शुरुआत का हिस्सा देख लो, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है यानी पॉजिटिव, ऊपर जा रहा है, लेकिन ये वाला नीचे जगह नीचे का है, तो क्या होगा, अगर इनको मिलाऊं तो नेगेटिव, बस इतनी चीज याद रख लो।
अगर दोनों सेम से दिख रहे हैं तो पॉजिटिव बोल दो, पॉजिटिव ओवरलैप होगा। दोनों अगर अलग से दिख रहे हैं तो नेगेटिव ओवरलैप होगा। ये चीज ठीक है, ये चीज मान लो, ये ठीक, ये चीज समझ लो। इससे ज्यादा तुम्हें कुछ ध्यान नहीं देना है ना, क्योंकि इससे ज्यादा मैथमेटिकल डिटेल्स तुम्हें पूछेगा ही नहीं, इससे ज्यादा मैथमेटिकल डिटेल्स तुम्हें पूछेगा ही नहीं। एनसीईआरटी में ही नहीं है, एनसीईआरटी ने ही लिख रखा है कि मतलब स्कूल लेवल पे मैथमेटिकल डिटेल्स नहीं बतानी है। बात भी सही है कि तुम्हें मैथ्स में इतनी नॉलेज है नहीं अभी, पार्शियल डेरिवेटिव्स तुम्हें पढ़ाएंगे नहीं, वेव फंक्शन इतना हार्ड होता है निकालना, वो सब फालतू की चीज़ें हैं, इतना तुम्हें कोई नहीं बताएगा। वो भी हाइड्रोजन का निकाल पाए हैं सही से, है ना, और बाकियों को तो अप्रोक्सीमेशन लेते हैं ये लोग, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो वो सब, इन सब बारीकियों में नहीं जाना, जितना बताया उतना दिमाग में घुसा लो, जितना बताया है उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जितना मैंने बताया वो भी एडवांस के लेवल का है, वो भी एनसीईआरटी में जरूर दे रखा है, लेकिन वो भी जेई एडवांस में पूछेगा अगर पूछेगा तो। The phase of two interacting orbital plus or minus come from the sign of orbital wave function and is not related to the charge in any sense. अपने दिमाग में ये चीज मत लगा लेना कि ये किसी चार्ज से रिलेटेड है, ये कोई पॉजिटिव प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है भाई। ये किसी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ वेव फंक्शन होते हैं जो हर वेव का नेचर है पॉजिटिव और नेगेटिव वाला। ये तुम वाटर में, जैसे तुम पानी में पत्थर मारते हो जब, तो पानी की वेव बनती है ना, ऐसे 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 करके, एक तुमने यहाँ पत्थर मारा तो पानी की कुछ ऐसे ऐसे वेव बनती हैं। तो एक बार पानी ऊपर की तरफ होता है, अगली बार नीचे होता है, फिर ऊपर होता है, देखा है ना, ऐसा ऐसा होता है। तो उसको भी हम पॉजिटिव नेगेटिव से ट्रीट करते हैं। जैसे तुम्हारी नंबर लाइन है, नंबर लाइन जो होती है, इसमें हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस को यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव मानते हैं ना। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से रिलेटेड है? नहीं है। चार्ज से रिलेटेड है? नहीं है ना, चार्ज से रिलेटेड। तो बच्चों, हर चीज जो पॉजिटिव नेगेटिव तुम्हें दुनिया में दिखती है वो चार्ज से रिलेटेड नहीं होती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो चार्ज से रिलेटेड हो। सेम इसी तरह जो वेव का हमारा जो पॉजिटिव नेगेटिव है, वो चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। वो तुम्हारा जनरली देखो, जो जो नेगेटिव और पॉजिटिव आता है ना, वो भी ऐसे आता है, सिंपल सा है। तुम्हारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऐसा होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तुम्हारा जब मैं वेव रखूंगा इस तरीके से, सपोज करो, तो जो ऊपर होता है वो वाई एक्सिस वो पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव वाई होता है, नीचे क्या होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस होगी, ये होगा ना, यही होता है। तो जो ऊपर का हिस्सा है इसको पॉजिटिव कह देते हैं, जो नीचे का हिस्सा है इसको नेगेटिव कह देते हैं, बस। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट रिलेटेड टू चार्ज इन एनी सेंस, ये तुमसे पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तुमसे पूछेगा, ये तुमसे एग्जाम में पूछेगा पक्का पक्का, कि बताओ जो हम पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैप करते हैं वो चार्ज से रिलेटेड है, नहीं है? अगर चार्ज से रिलेटेड है तो कैसे रिलेटेड है, अगर नहीं रिलेटेड है तो, अगर चार्ज से रिलेटेड नहीं है तो किस चीज से रिलेटेड है, ये चीजें पूछेगा वो। फिर यार तुम देखो, जिसने, मैंने तुम्हें बता दिया, जनरली क्या करेंगे टीचर, इस चीज को ओवरलैप करके चल देंगे, जैसे ओवरलैप मतलब ऊपर से निकल जाएंगे, जैसे पढ़ भी ओवरलैप रहे वो भी ओवरलैप करवा देंगे। अब क्या होगा, जो ये लेक्चर अटेंड करके जाएगा उसको तो पता होगा कि जी हाँ, ये तो चार्ज से रिलेटेड होता नहीं है, तो वेव का नेचर है ना, वो तो ये टिक करके आ जाएगा, चार्ज का कोई लेना देना नहीं है, वेव का नेचर है। जिसको नहीं पता होगा वो चार्ज के बारे में फंस जाएगा और गलत आंसर पर टिक कर देगा। चलो आगे देखते हैं। नेगेटिव ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। When the phase of two interacting atomic orbital is opposite, then the overlap is negative. In this case, the bond is not formed. जैसे मैं बता रहा था कि बॉन्ड नहीं बनता है, नेगेटिव ओवरलैप में बॉन्ड नहीं बनता है। एक बार इसका देख लेते हैं, फिर इजीली समझाता हूँ अभी, रुको। अगर अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो अभी समझ आ जाएगा, चिंता की कोई बात। ये मान लो एक ऑर्बिटल का वेव है, ठीक है ना, वेव है, ठीक है ना, वेव है। और ये मेरे दूसरे ऑर्बिटल का वेव, ठीक है, ठीक है। सपोज करो कि t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ था और t इज इक्वल टू 0 पे ये यहाँ था। सपोज करो t मतलब टाइम, t मतलब टाइम, ठीक है। t इक्वल टू 1 पे ये यहाँ था, और t इक्वल टू 1 पे ये यहाँ था, और t इक्वल टू 2 पे ये यहाँ था, और t इक्वल
ठीक है ना। यानी हमने टाइम के 2 यूनिट तक की वेव बना ली है। अब सपोज करो कि मैं एक सिंगल वेव बनाने की कोशिश करता हूँ। तो जो फर्स्ट वेव है वो कुछ ऐसी होगी, t इक्वल टू 1 0 पे यहाँ होगी, t इक्वल टू 1 पे यहाँ होगी, और t इज इक्वल टू 2 पे यहाँ होगी। और जो मेरी दूसरी वेव है वो क्या होगी, ऐसे t इक्वल टू 1 पे यहाँ होगी, t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ होगी, t इक्वल टू 1 पे यहाँ होगी, और t। अगर मैं ऐड करूं सपोज करो इस पॉइंट पे दोनों को, तो ये क्या होगा, ये मान लो +1 है और ये मान लो ये -1 है, तो दोनों को ऐड करूंगा तो क्या होगा रिजल्टेंट 0। और ये हर पॉइंट पे 0 आएगा, हर पॉइंट पे 0 होगा, तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी जिसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड 0 होगा। अगर एम्पलीट्यूड किसी वेव का 0 है तो वेव का एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और अगर किसी ऑर्बिटल में कोई मतलब वेव फंक्शन 0 हो जाए तो यानी वो ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर कोई ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता है यानी उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, कोई बॉन्ड ही नहीं बना है। कोई बॉन्ड ही नहीं बना है इसका मतलब क्या है, कोई ओवरलैपिंग नहीं हुई है, कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं हुई है, कोई रिएक्शंस नहीं हुई है। तो जहां भी आपका नेगेटिव ओवरलैप का कॉन्सेप्ट आएगा वहां पे बॉन्ड नहीं बनते हैं, वहां बॉन्ड नहीं बनते हैं। ठीक है, चलो आगे देख। नेगेटिव समझ लिया, पॉजिटिव समझ लिया, जीरो देखते हैं जीरो। When the orientation of two atomic orbital is such that there is no overlapping of the orbital, that is known as zero overlapping। ठीक है, इसमें सिंपली क्या होता है, सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा होगा पी ऑर्बिटल है, पी पे के पास क्या होता है, पी एक्स होता है, पी वाई होता है और पी जेड होता है। ये होते हैं, हाँ होते हैं। पी जेड जो होता है वो ऐसे मानते हैं, ये मेरा पी जेड है। ठीक है, इस तरीके से मानते हैं ना हम लोग। ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये जेड एक्सिस होती है, और ये जो प्लेन के बाहर आती है इसको वाई एक्सिस। ठीक है, इस तरह का मानते हैं। ठीक है, तो ये पी जेड है। अब पी एक्स कैसा होगा, पी एक्स मेरा कुछ ऐसा होगा, ये पी जेड है, लाल रंग में पी जेड, हरे रंग से पी एक्स बनाते हैं। ये मेरा क्या होगा, पी एक्स होगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, इन दोनों को क्या करूं मैं, ऐड करूं, तो क्या होगा, देखते हैं अभी क्या होगा। तो ये कुछ इस तरह का बनाने की कोशिश करेंगे। ओवरलैप कहाँ है, नहीं हो पा रही, कैसी ओवरलैप है, जीरो ओवरलैपिंग है, कोई ओवरलैपिंग ही नहीं है। यहाँ देखो कोई जीरो ओवरलैप है, कोई ओवरलैपिंग ही नहीं है ज्यादा। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, जब अपोजिट, जैसे जहां पे भी जीरो ओवरलैपिंग का केस आता है उस चीज को हम क्या बोलते हैं, जैसे ये हमारा क्या होगा, एक बार इसको दूसरे रंग से ही बनाते हैं ताकि ज्यादा अच्छे से। पीजेड वाला मेरा रेड था, पीजेड बनाते हैं चलो। ये ग्रीन था, ग्रीन बनाते हैं पी एक्स वाले को। यहाँ पे देखो कोई ओवरलैप नहीं होगा, ये पी एक्स है मेरा, और ये पी जेड है। तो क्या कोई ओवरलैप नहीं हो रहा है, कोई ओवरलैप नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, कोई ओवरलैप नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी बॉन्डिंग नहीं होगी, यहाँ पे भी कोई अगर ओवरलैप ही नहीं हो रहा है, अगर ओवरलैप ही नहीं हो रहा है तो क्या होगा, कोई बॉन्ड बनेगा, नहीं बनेगा। बॉन्ड का हमने देखा था ना हाइड्रोजन का, कि हाइड्रोजन ओवरलैप कर रहा था तब बॉन्ड बना था, यहाँ क्या जीरो ओवरलैप है। तो इसलिए जब पी जेड और पी एक्स ऑर्बिटल आपस में मिलने की कोशिश करेंगे तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। जैसे सिंपली अगर देखो मैं, अगर मैं कहूँ कि दो पी जेड है तो पी जेड आएगा और ऐसे मिल जाएगा, समझ आ रही है। पी जेड एक ही डायरेक्शन में गए, ये भी पी जेड है, ये भी पी जेड है, ये आए और ये ओवरलैप कर गए, ओवरलैप कर गए ना। अब सपोज करो ये पी जेड है और ये पी एक्स है, अब ओवरलैप ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीज थी। कोई दिक्कत अभी तक, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, कहीं पे कोई दिक्कत चल रही हो तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं।
The criteria of overlap as the main factor of the formation of covalent bonds applies uniformly to the homonuclear, heteronuclear, diatomic molecules and polyatomic molecules. जो ओवरलैप क्राइटेरिया है वो कोवेलेंट मोलिक्यूल्स पे यूनिफॉर्मली अप्लाई होता है, वो चाहे होमोन्यूक्लियर हो या हेट्रोन्यूक्लियर हो। होमोन्यूक्लियर मतलब क्या होता है? देखो मैं जो लेक्चर लेता हूँ उसमें मैं एक एक चीज को डिटेल में बताता हूँ, ताकि कहीं भी कोई क्लियर मतलब कहीं भी कोई डाउट ना रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई मिसकंसेप्शन ना बना लो तुम लोग। होमोन्यूक्लियर होता है जिसमें सेम तरह के एटम हो, जैसे H2, इसमें 2 H हैं, O2 इसमें 2 O हैं, N2 इसमें 2 N है, F2 इसमें 2 F है, तो इसको क्या बोलेंगे? होमोन्यूक्लियर। होमो मतलब सेम। हेट्रोन्यूक्लियर क्या होगा? फिर हेट्रोन्यूक्लियर देख लेते हैं। हेट्रोन्यूक्लियर क्या होंगे? HF, ये क्या है? मेरा हेट्रोन्यूक्लियर कंपाउंड है। HCl, ये क्या है? मेरा हेट्रोन्यूक्लियर है ना? ये क्या है? मेरे हेट्रोन्यूक्लियर कंपाउंड। इसमें क्या है? 2 एटम है इस मॉलिक्यूल में, 2 एटम है, एक H एक F, दोनों अलग है। H अलग एटम होता है, F अलग होता है। H2 में क्या है? H सेम होते हैं, तो होमोन्यूक्लियर हो गया। अलग है तो हेट्रोन्यूक्लियर हो गया। चलो भाई, इतनी बात आई समझ में? आई तो आगे बढ़ते हैं। In the case of polyatomic molecule like CH4, NH3 and H2O, the valence bond theory has to account for the characteristic shapes as well. ये क्या बता रहा है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम शेप्स तक बता सकते हैं हेट्रोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ये शेप्स तो तुम्हें पता ही होंगे। जो डायटोमिक है, डायटोमिक का तुम्हें पता ही है, HCl का शेप क्या होगा? लीनियर होगा, क्योंकि 2 है और किस तरह से बॉन्ड बन नहीं सकता। ऐसे बॉन्ड बनाओ, ऐसे बॉन्ड बनाओ, ऐसे बॉन्ड बनाओ, ऐसे बॉन्ड बनाओ, कैसी ही बॉन्ड बनाओ लीनियर ही होता है वो। कोई स्ट्रेट लाइन है, इसको मैं ऐसे लूं, ऐसे लूं, ऐसे लूं, ऐसे लूं, ऐसे लूं, ऐसे लूं, कैसी लूं? स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, यानी बॉन्ड जो बनेगा वो लीनियर ही बनेगा। इतनी बात समझ आई? समझ आई तो बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये हमसे कहना क्या चाह रहा है सेकंड पॉइंट में? सेकंड पॉइंट में ये हमसे कह रहा है कि जो हमारा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है उसका हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से बॉन्ड बता सकते हैं, मतलब उसका सॉरी स्ट्रक्चर बता सकते हैं, शेप बता सकते हैं। As we know that shape of CH4, NH3 and H2 molecule are tetrahedral, pyramidal and bent shape respectively. ये चीज एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। मैंने वैसे पिछले लेक्चर्स में कई बार बताई है, फिर भी एक और बार देख। जिन लोगों ने अभी लेक्चर देख रहे हैं या फिर जो नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ एक और बार, जो पुराने हैं उनका रिवाइज हो जाएगा। ज्योमेट्री और शेप अलग अलग चीजें होती हैं। इन जनरल हम क्या करते हैं, दोनों को इंटरचेंजेबली यूज करते रहते हैं, ठीक है? वो पता लग जाएगा जब क्वेश्चंस को। तो ज्योमेट्री में क्या होता है, हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों देखते हैं। शेप देखते वक्त हम सिर्फ बॉन्ड पेयर देखते हैं। जैसे कि H2O है, H2O की इसने क्या बोला है? शेप क्या है? बेंट है। शेप क्या है? बेंट है। लेकिन अगर मैं इसकी ज्योमेट्री बोलता तो ज्योमेट्री कैसी है? टेट्राहेड्रल। और शेप है बेंट। अब ये क्या, ये अलग अलग क्या है? अलग अलग क्या चीज़ है, एक बार देखते हैं अच्छे से। H2O में क्या होगा बच्चों? ये एक O होगा, एक H होगा। ये इस तरीके से होगा। अब जब मैं इसका VSPR थ्योरी से अगर मैं निकालूं तो इसके पास क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। O के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 बॉन्ड पेयर और 4 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन और 4 जो अकेले इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 8 हो गए। डिवाइड बाय 2 कर दो तो कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इसके पास, उसमें तुम एक चीज देखो जो काम की है, कि जब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो वो शेप कैसी बताता है? टेट्राहेड्रल। तो इसकी शेप कैसी होगी, ओ सॉरी ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। लेकिन जब मैंने कहा है कि सिर्फ जब अगर शेप देखनी है तुम्हें, तो शेप में क्या है? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड देखने हैं कि बॉन्ड कैसे बन रहे हैं। तो एक बार देख लेते हैं इस चीज को भी। मैं अगर इतना मॉलिक्यूल देखूं H2O का, मैं ऊपर के लोन पेयर भूल जाता हूँ, तो ये कैसा दिखेगा मुझे?
ये ऐसा दिखेगा। ये कैसी शेप है? जैसे अगर मैं दो अपने पेन लेता हूँ, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? स्ट्रेट बोलूंगा। इसको मैं क्या बोलूंगा? स्ट्रेट बोलूंगा। इसको मैं मोड़ दूं तो क्या बोलूंगा? मोड़ने को क्या बोलते हैं? बेंट। इसको, ये स्ट्रेट था, इसको मोड़ दिया तो क्या बोला? बेंट। ये बेंट शेप होगी। कैसी शेप होगी? बेंट शेप। तो शेप क्या है स्टो की? बेंट है, और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। तो ये चीज याद रखना। जो इतने ये जो हमें चारों मॉलिक्यूल्स दिए हैं, इनकी जो ज्योमेट्री है, इन सब की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। शेप इनका क्या है? NH3 का शेप पिरामिडल है, और H2O का बेंट है, और CH4 के पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो उसकी ज्योमेट्री और शेप एक जैसी है, टेट्राहेड्रल। इसलिए कई बार ज्योमेट्री और शेप को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। जैसे कि CH4 की अगर तुम देखोगे तो ज्योमेट्री और शेप और ज्योमेट्री दोनों क्या होंगी? टेट्राहेड्रल होंगी। ठीक है ना? इसलिए कई बार इसको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ज्योमेट्री और शेप दोनों अलग टर्म होती हैं। पुराना भी रिवाइज हो गया है, नया भी पढ़ रहे हैं, काफी कुछ चल रहा है। चलो आगे देखते हैं बच्चों। It would therefore interesting to find out if these geometrical shapes can be explained in terms of orbital overlap. तो ये काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि इनकी जो शेप है वो ऑर्बिटल ओवरलैप से कैसे एक्सप्लेन की जा सकती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ये चीज को कि शेप का क्या सीन है, शेप को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इस तरह। लेट अस कंसीडर द CH4 मॉलिक्यूल, मीथेन। मीथेन की बात करते हैं, CH4 मीथेन। ठीक है भाई, मीथेन की बात करते हैं। The electronic configuration of carbon in its ground state is helium 2s2 2p2, which in the excited state become helium 2s1 2px1 2py1 2pz1। अच्छा, ये क्या बोल रहा है एक बार देखते हैं। ये बोल रहा है तो कार्बन है, उसकी ग्राउंड स्टेट क्या होगी? ग्राउंड स्टेट होगी उसकी, ग्राउंड स्टेट होगी इसकी 1s2 2s2 2p2, यानी कि इस तरह का होगा। ये क्या होगा आपका? 1s2 के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे। ये होगा 2s2, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे। ये क्या होगा? 2px, ये 2py, और ये 2pz। ठीक है ना? 2px के अंदर, क्योंकि इस पहले वाले को हम ऐसे भरेंगे, और जब तक, और फिर इस वाले को भरेंगे, तो ये कुछ इस तरीके का हमारे पास होगा। क्योंकि जब तक सारे हाफ फील्ड हो जाते हैं, हम फुली फील्ड करना शुरू नहीं करते। ये हमने पढ़ा था किसमें? ये पढ़ा था हमने अपना एटॉमिक ऑर्बिट, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। कार्बन का एक्साइटेड स्टेट देखते हैं। एक्साइटेड स्टेट मतलब जब इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन जंप कम करते हैं, जब वो सिमिलर एनर्जी वाले होते हैं। ये सब चीजें हम अभी आगे देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। चिंता मत करो कि क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ बिना बताए, ये सब मत सोचो। VBT के बाद हाइब्रिडाइजेशन ही देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, और ये भी देखेंगे क्योंकि जो VBT में अभी हम ये चीज डिस्कस करेंगे, उसी कारण से हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमें और अच्छे से समझ आएगा। तो ये होगा 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। ये क्या बोल रहा है? यहाँ तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये क्या आएगा? 1s2 मेरा। ये क्या है मेरा? ये होगा मेरा 2s, ये होगा 2px, ये 2py ये वाला, और ये होगा 2p। ठीक है? अब चीज समझ आई तुम्हें कि एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ? इसके पास
यहाँ पे ये एक जगह खाली है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है। ठीक है, ये चीज अभी हम देखेंगे, जैसे अभी दिखाते हैं। जैसे तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है। ठीक है, एक्साइटेड होने से ये फायदा हुआ। अभी इसका फायदे का हम देखते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्साइटेशन इज कंपनसेटेड बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यू टू ओवरलैप बिटवीन द ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है। एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास कैसा था कार्बन का स्ट्रक्चर, ये तो 1s2 है, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो यूज ही नहीं आएगा मेरा। ये क्या है मेरा 2s। एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा हूँ, कार्बन के एक्साइटेड स्टेट। ठीक है ना, ये क्या होगा मेरा 2px, ये होगा 2py, और ये होगा 2pz। ये होगा, यहाँ भी क्या है, एक सिंगल स्पिन में हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, अब देखो क्या होता है। अब देखो, अब ध्यान से सुनना क्या होता है। हाइड्रोजन जो है मेरा, हाइड्रोजन की तुम ग्राउंड स्टेट की वो लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या होगा 1s1, 1s1। हाइड्रोजन की क्या होगी, ये 1s, ये ए 1s1, ये होगा। अब क्या होगा, ऐसे हाइड्रोजन क्या है, चार है मेरे पास, तो हर हाइड्रोजन का कैसा होगा, इसकी स्पिन अपोजिट। ऐसे मेरे पास चार हाइड्रोजन होंगे, होंगे ना चार हाइड्रोजन। अब ये क्या काम करेंगे, ये वाला जो है ये आपस में मिल जाएगा, ये वाला ये आपस में मिल जाएगा, ये और ये आपस में मिल जाएगा, और ये आपस में मिल जाएगा। ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, जब मैं अगर CH4 की बात करूं तो CH4 में क्या हो जाएगा, ये सारे ऑर्बिटल कार्बन के भर जाएंगे। CH4 में अगर मैं कार्बन के ऑर्बिटल्स की बात करूं तो ये 2s होगा, ये 2px, ये 2py, और ये 2pz होगा। तो एक तो जो लाल वाला होगा वो कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यही बोलते हैं ना। एक ये देगा, यहाँ भी कार्बन का एक लाल, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। कार्बन की ये थी, लेकिन अब क्या हुआ, हाइड्रोजन इससे जुड़ गया है, और हाइड्रोजन इससे जब जुड़ा है तो हाइड्रोजन ने अपना काम करके दिखाया। तो यहाँ पे प्लस करके इक्वल टू ये ऐसा आएगा। ठीक है, समझ लो। अब क्या हुआ, कार्बन का क्या हुआ, बॉन्ड भर गया, मतलब जैसे 2s का ऑर्बिटल, कार्बन का 2s का ऑर्बिटल आया होगा, हाइड्रोजन के 1s के ऑर्बिटल से मर्ज कर गया होगा, तो दोनों ने एक नया ऑर्बिटल बना लिया होगा। अब इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन करके और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। This result in the four atomic orbitals of carbon, each with unpaired electron, can overlap with 1s orbital of four hydrogen atom, which are also singly occupied। ये क्या बोल रहा है कि देखो, जो हाइड्रोजन के कार्बन का जो एक्साइटेड स्टेट था, वहां पे चार ऑर्बिटल थे जो सिंगल वो थे, सिंगल इलेक्ट्रॉन था जिनमें। और हाइड्रोजन का जो एक होता है उसके पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो क्या काम करता है, दोनों आपस में मिल जाते हैं। जैसे कि 2s, यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखो 2s प्लस 1s, 2s किसका कार्बन का, 1s किसका हाइड्रोजन का, मिल गए, और इन्होंने एक सिंगल ऑर्बिटल बना लिया जो कि फुल्ली फील्ड है। और फुल्ली फील्ड क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल होगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगी तो CH4 की एनर्जी जो है वो H और कार्बन से कम हो जाएगी। एनर्जी कम हो जाएगी तो CH4 हमारा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ आई कि हमारा बॉन्ड क्यों बन रहा है। तो बॉन्ड तो हमें समझ आ गया क्यों बन रहा है, बॉन्ड तो हमें बच्चों समझ आ गया कि क्यों बन रहा है, बॉन्ड में हमें कोई इशू नहीं आ रहा। तो इशू आएगा कहाँ, अब इशू ये है कि इशू कहाँ आएगा, दिक्कत ये है कि दिक्कत कहाँ आने वाली है जब ये दिक्कत नहीं आने वाली। याद करो पुरानी स्लाइड में क्या लिखा था, याद करो क्या लिखा था। उसमें लिखा था कि VBT शेप भी बता देता है, शेप देखता है इसकी कैसे बताता है।
क्योंकि हमने जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो हमने पढ़ी थी, उसमें शेप तो बताए थे, रीजन नहीं बताया था कि ऐसी शेप क्यों बनती है या इसको और अलग कोई दूसरी शेप क्यों नहीं बनती, उसने ये कुछ नहीं बताया था। अब देखो यहाँ ये बताएगा, सारी चीजें बताएगा। चलो देखते हैं कैसे बताएगा, देखते हैं। दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 CH bonds, CH bond बनेंगे, ठीक है। It will however be observed that while the 3p orbitals of carbon are at 90 degree to one another, the HCH angle of for these will be 90 degree। अच्छा ये क्या बोल रहा है, एक बार देखते हैं। हमने एक चीज तुम्हें बता दूं मैं, साइंटिस्ट ने स्पेक्ट्रोस्कोपी या दूसरी टेक्निक से ये पता लगा रखा है कि CH4 के अंदर जो CH एंगल होता है, ये होता है हमारा 109.5, ठीक है ना, 109.5 डिग्री, ठीक है, इतना होता है हमारा। अब एक चीज तुम देखो, अगर मैं ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट के हिसाब से बनाऊं तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, अगर सी है हमारा, इसने क्या बोला है कि एक मेरा एक पी ऑर्बिटल होगा, पी ऑर्बिटल मेरा इस तरीके से होगा कहीं, सॉरी पी एक्स मान लो, ये ऐसा होगा पी एक्स, पी जेड मेरा कुछ ऐसा होगा। तो मैं दोबारा बनाता हूँ। सपोज करो कि मेरा कार्बन है, कार्बन के पास 4 खाली ऑर्बिटल होंगे, 4 खाली ऑर्बिटल के कैसे बनाओ, ठीक है, एक बनाते हैं पी एक्स, पी एक्स कुछ ऐसा होगा, ये पी एक्स है मेरा, ठीक है। अब बनाते हैं पी जेड, पी जेड जो होगा, पी जेड जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। अब बनाते हैं पी वाई, पी वाई जो होगा जैसे इस तरीके से हम बनाते हैं, ये हमारा एक्स है, ये जेड है और ये वाई है, तो इसको कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ, ये कुछ इस तरीके का होगा, मतलब बाहर प्लेन से बाहर आ रहा है। और एक इसके पास अपना होगा जो 2s वाला ऑर्बिटल होगा, 2s वाला ऑर्बिटल होगा, वो होगा कुछ ऐसा, वो तो राउंड है, वो तो ऐसा रहता है, गोल रहता है। अब देखो, अब यहाँ क्या दिक्कत आई, यहाँ दिक्कत देखो क्या है, ये बड़ा बहुत गंदा सा डायग्राम दिख रहा है, छोटी सी दो में दिक्कत देखते हैं, दो ऑर्बिटल लेते हैं और उनमें दिक्कत समझने की कोशिश करते हैं कि दिक्कत क्या है। मान लो ये यहाँ कार्बन है हमारा, ये पी एक्स होगा और ये पी जेड होगा, ये इस तरीके से एक्सिस होंगी ना, और ये एक्सिस होंगी, तो यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का आपस में एक बॉन्ड बन जाएगा। सपोज करो ऊपर नीचे से भी एक आया और एक ऐसे बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पे भी मेरा बॉन्ड बन जाएगा, ये क्या है, मेरा ओवरलैप हो गया, बॉन्ड बन गया है। अब सिर्फ दो बॉन्ड लो, एक बॉन्ड मेरा ऐसा बना है जो कि जेड एक्सिस वाला है, और एक बॉन्ड मेरा ऐसे बना है, तो जो इन दोनों के बीच का एंगल देखो क्या है, मैं कह सकता हूं ये 90 डिग्री है। अगर मेरा एक बॉन्ड ऐसे बना है और एक बॉन्ड ऐसा बना है, सपोज करो एक बॉन्ड ऐसा और एक बॉन्ड ऐसा है, सपोज करो, तो मैं कह सकता हूं ये एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि ये पी जेड होगा, पी जेड के यहाँ पे एक एच एच 2s ऑर्बिटल लग जाएगा, हाइड्रोजन एटम लग जाएगा, और एक पी एक्स होगा, पी एक्स ये है, पी एक्स के यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम लग जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ दोनों बॉन्डों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। लेकिन मुझे क्या पता था, साइंटिस्टों ने ये मुझे पहले ही बता रखा है कि वो 109.5 डिग्री होता है। तो ऑर्बिटल ओवरलैप तो कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे थे तो स्टेबलाइजेशन हो रहा था, स्टेबलाइज हो रहा था हमारा मोलिक्यूल। तो ये चीज तो हमें समझ आ गई कि ऑर्बिटल ओवरलैप तो कर रहे हैं, ये चीज तो हमें एकदम समझ आ गई है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई। दिक्कत आई कहाँ,
दिक्कत आई है कि वो सही एंगल नहीं दे रहे हैं, और अगर किसी चीज में कोई सही एंगल ना दे तो यानी वो शेप नहीं बता रहा है सही से। यानी वीबीटी से हमें ये तो अभी तक समझ आ रहा है कि मतलब वीबीटी से हमें ये तो अभी तक समझ आ रहा है कि मतलब हमें बॉन्डिंग तो समझा रहा है कि बॉन्डिंग कैसे होती है, लेकिन शेप नहीं समझा पा रहा। बड़ी दिक्कत आ रही है, क्या करें। चलो पीछे चलते हैं, हमने कुछ चीज मिस करी थी, याद करते हैं हमने क्या मिस करा। पहली स्लाइड, यहां देखो, किस किस चीज पे डिपेंड करता है वीबीटी, एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल हमने ले लिए, 2s 2px, ये सब एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये भी ले ली, एक ग्राउंड स्टेट में ली थी कार्बन की, एक उसकी एक्साइटेड स्टेट में ली थी, तो दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ले ली, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल ले लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लिया। ओवरलैप क्राइटेरिया, ओवरलैप क्राइटेरिया भी ले लिया कि पॉजिटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप, जीरो ओवरलैप, ओवरलैप क्राइटेरिया भी ले लिया, ठीक है। सुपर पोजिशन भी ले लिया। सुपर पोजिशन इसी को कहते हैं कि जब पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके कुछ एम्पलीफाइड कर दें तो, और पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके कुछ डिस्ट्रक्टिव कर दें तो इसी को सुपर पोजिशन कहते हैं। ये भी ले लिया। दिक्कत कहाँ आई, क्वेश्चन इज कि दिक्कत कहाँ आई। दिक्कत देखो, हमने एक टर्म अभी तक नहीं पढ़ी है, हाइब्रिडाइजेशन। हमने ये चीज अभी तक नहीं पढ़ी, क्या ये चीज नहीं पढ़ी हमने अभी तक। एक बार हाइब्रिडाइजेशन और पढ़ते हैं, फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारी क्या होगी, सही आंसर देना शुरू करेगी। यानी जो दिक्कतें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आ रही थी वो हाइब्रिडाइजेशन ने सही कर दी, ठीक है। वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक कंप्लीट थ्योरी है, कंप्लीट इन द सेंस वो काफी चीजें बताती है। स्कूल लेवल पे देखो, यहाँ भी देखो मैंने लिख रखा है कि स्कूल लेवल पे इसकी मैथमेटिकल या दूसरी चीजें हम बता नहीं सकते हैं। और वो ऐसा है कि इस कोर्स के बहुत वास्ट हो जाएगी, कि अभी भी कई सारे बच्चों को कि ये वेव पॉजिटिव नेगेटिव क्यों हो रही है, ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग में ऐसा हो रहा होगा ना। तो इसलिए स्कूल लेवल पे इसका जो ये चीज है ना कि मतलब ये क्यों ऐसा करती है या ये नहीं बता सकते, मतलब इसका मैथमेटिकल जो बारीकियां है वो नहीं बता सकते। इसलिए हम एक क्वांटिटिव वे में इसको बता रहे हैं, थ्योरेटिकल वे में बता रहे हैं अच्छे से कि क्या चलेगा। और हमने एक कॉन्सेप्ट अभी नहीं पढ़ा, हाइब्रिडाइजेशन, उसको और पढ़ते हैं, उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का देखते हैं कमाल। हाइब्रिडाइजेशन का भी बहुत कमाल है। दिस मीन्स डेट वी नीड समथिंग एल्स टू प्रिडिक्ट करेक्ट स्ट्रक्चर्स। हमें कुछ और चाहिए जिससे हम करेक्ट स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर पाए, क्योंकि यहाँ तो 90 आ गया, जबकि साइंटिस्ट ने कहा था 109 आना चाहिए, 109.5, लेकिन 90 आ गया। यानी ये तो जो तरीका है ये तो गलत है, ये तो स्ट्रक्चर बनाने का तरीका गलत है। इतना जी मुझे समझ आ गया कि ये तरीका तो गलत है, कोई कोई दूसरा तरीका होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग क्या होती है। द कोवेलेंट वोट, हम सिर्फ पॉजिटिव ओवरलैपिंग की बात करें, वो नेगेटिव ओवरलैपिंग ये सब भूल जाओ, ये सिर्फ पॉजिटिव ओवरलैपिंग की बातें होंगी। द कोवेलेंट बॉन्ड मे बी क्लासिफाई इनटू टू टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह की ओवरलैपिंग में डिफाइन कर सकते हैं, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग के बेस पे, ठीक है। या तो सिग्मा बॉन्ड होगा, काफी सारे लोगों को पता भी होगा सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, या पाई बॉन्ड होगा। कोवेलेंट बॉन्ड जब भी बनेंगे तो दो ही तरह के बॉन्ड बनते हैं, या तो सिग्मा बॉन्ड होता है या पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। अब इस चीज को देखते हैं क्या होता है सिग्मा और पाई। सिग्मा बॉन्ड, दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द एंड टू एंड हेड ऑन ओवरलैप ऑफ द बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स along the internuclear axis. This is called an head-on overlap or axial overlap. देखो ये क्या बोल रहा है, हेड ऑन क्या होता है, जैसे मान लो ये एक सर है, ये एक सर है, ये आपस में टकराए तो इसको क्या बोलेंगे, हेड ऑन कोलिजन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हेड ऑन कोलिजन। मान लो ये ऐसे हैं तो इसको हेड ऑन थोड़ा ना बोलेंगे, ठीक है।
अब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हम जेड एक्सिस को मानते हैं इन जनरल, तो क्या होगा, मान लो ये मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, यहाँ पे मेरा कोई 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 हमारा ऑर्बिटल है, सपोज करो ये मेरा पी जेड है, ठीक है ना, एक एटम का पी जेड है सपोज करो, और यहाँ पे भी मेरा पी जेड है, ये किसी दूसरे एटम का पी जेड है, ठीक है। तो ये दोनों जब ओवरलैप करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, ये और भी ज्यादा ओवरलैप कर सकते हैं, और भी करीब आ सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम, जो हमारी इंटरन्यूक्लियर यानी ये एक्सिस है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, यहाँ पे हमारा एक कार्बन होगा, यहाँ दूसरा, सॉरी यहाँ पे एक एटम होगा, दूसरा एटम होगा। तो जब इस तरीके से पास आते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। किसने क्या बनाया, सिग्मा बॉन्ड। ओवरलैपिंग से क्या बनता है, बॉन्ड बनता है, और इस तरह के बॉन्डिंग को क्या कहते हैं हम, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का ये सिंबल है, ठीक है ना। इस क्या बोला हमने, सिग्मा बॉन्ड बोला, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एज हेड ऑन ओवरलैप और एक्सियल ओवरलैप, ठीक है, एक्सियल ओवरलैप और सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड किस तरह के होते हैं, सिग्मा बॉन्ड के टाइप्स देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट देयर, ठीक है, एक एक करके सारे टाइप को देखेंगे। पहले क्या है, एस ऑर्बिटल मिल रहा है, समझ लो ये ऐसे। अब ऐसे ऑर्बिटल की तो कोई एक्सिस एक्सिस का कोई लेना देना है नहीं, ये दूसरा है एस से, है ना, ये एक एस है, ये दूसरा एस है, ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, ओवरलैप होगा, काफी अच्छा ओवरलैप होगा। तो ये क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे मिल रहे हैं, ये एक्सिस हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इस पे मिल रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। एस एस ओवरलैपिंग जो होती है वो सिग्मा बॉन्ड होती है। एसपी ओवरलैपिंग भी सिग्मा होती है। एसपी कैसे होती है देखते हैं जरा। ये हमारा एक एस ऑर्बिटल है, एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम बना रखे हैं, देख रहे हो ये सब कितना अच्छा अच्छा बना रखा है एनसीईआरटी ने, वहीं से लिया है भाई मैंने। एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना भाई तुम लोग, एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी, सच बता रहा हूँ। एनसीईआरटी एक तरीके से जो भी तुम्हारा, जिस भी चीज में तुम सबसे ज्यादा मान्यता रखते हो अपनी, उसके उसकी जो किताब होती है एनसीईआरटी, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी उसी समान है, उसी बराबर है। अगर तुम पढ़ाई में, केमिस्ट्री में अपनी बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो, पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा समर्पित हो, तो एनसीईआरटी से अच्छी किताब कोई नहीं है। वो बहुत अच्छी किताब है भाई, बहुत अच्छी किताब है, मैं भी उसी से पढ़ता हूँ, मैंने उसी से पढ़ा था वैसे। क्या कर रहे थे हम, अच्छा हाँ, ओवरलैप कर देते थे वो, बातों बातों में भूल गया मैं, ओवरलैप करवाना है भाई। ये एस है, ओ सॉरी एस ऑर्बिटल है, और ये मेरा पी। यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, इसको क्या बोलते हैं हम, एसपी ओवरलैपिंग। तो क्या बोलते हैं, एसपी ओवरलैपिंग। एसपी क्यों बोल रहे हैं, एक एस का बंदा है, एक पी का ऑर्बिटल है, एक एस का ऑर्बिटल है, तो इस क्या हो गई, ओवरलैपिंग, एसपी ऑर्बिटल, एसपी ओवरलैपिंग हो गई। चलो आगे देखते हैं, पीपी ओवरलैपिंग क्या होती है। पीपी ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। पीपी ओवरलैपिंग से ही हमारा पाई बॉन्ड बनता है, पीपी ओवरलैपिंग से ही हमारा सिग्मा बनता है। एस हमेशा हमारा, एस एस अगर होंगे हमेशा तो सिग्मा बॉन्ड होगा, यहाँ लिख देते हैं ऑलवेज सिग्मा। एस एस ऑर्बिटल है अगर मेरे पास, अगर दो एस ऑर्बिटल है मेरे पास तो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। अगर एस, एक एस और एक पी ऑर्बिटल है उसमें भी ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना कि जब भी एस होगा ना मेरे पास तो एस हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है, एस हमेशा दूसरों के साथ सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है, ठीक है ना। एस हमेशा दूसरों के साथ सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है, ये चीज याद रखना, ठीक है ना। आगे देखते हैं।
पीपी ओवरलैपिंग देखो कैसी है। पीपी ओवरलैपिंग में, पीपी ओवरलैपिंग की एक चीज याद रखना, पीपी ओवरलैप अगर कहीं हो रहा है तो वो सिग्मा भी बना सकता है और पाई भी बना सकता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब देखते हैं सिग्मा कब बनाएगा। अगर दिस टाइप ऑफ ओवरलैप टेक प्लेस बिटवीन हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल ऑफ टू अप्रोचिंग एटम्स। मान लो हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल है, एक ऐसा है और दूसरा भी इसी एक्सिस पे है, इसी एक्सिस पे है, इसी एक्सिस पे है, एक्सिस। ये कुछ इस तरह का, ये कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है ना, ये कुछ इस तरीके का बनेगा। तो ये क्या है, ये भी क्या है, ओवरलैप हो रहा है, अच्छे से ओवरलैप हो रहा है, तो ये क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। अच्छे से क्या, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, ये देखो। जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या बोलते हैं, इस चीज को एक बार समझ लो अगर नहीं पता तो, वरना फिर दिक्कत आएगी बाद में। मैंने शुरुआत में एक बार याद करो, मैंने क्या बताया था कि जब दो हाइड्रोजन एटम फॉर्म, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब फॉर्म हो रहा था तो दो हाइड्रोजन एटम पास आ रहे थे। ये चीज मैंने बताई थी, याद है ना, ये चीज मैंने बताई थी। अब देखो, ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, ये पास आ रहे हैं, ये पास आ रहे हैं, ये पास आ रहे हैं, ठीक है, ये समझ आया। अब ये एक लाइन के अलोंग पास आएंगे, जैसे मान लो ये मेरी लाइन है, मैं इसके अलोंग पास आ रहा हूं, समझ रहे हो, इस लाइन के अलोंग पास आ रहा हूं मैं, समझ रहे हो। तो जो ये लाइन है, जिस लाइन के अलोंग दोनों पास आ रहे हैं, इसको बोलते हैं हम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, जैसे एक एक हाइड्रोजन एटम यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ होगा, ये दोनों पास आ रहे होंगे, ठीक है। तो जिस एक्सिस पे इनकी न्यूक्लियस लाई कर रही है, इसको क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर। अगर दो ऑर्बिटल, अगर दो ऑर्बिटल इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू कंबाइन हो रहे हैं, अगर दो ऑर्बिटल इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू कंबाइन हो रहे हैं तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। अगर दो ऑर्बिटल इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू पास आ रहे हैं, इंटर, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या सीन है, ये देखो एस और पी में इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, एस के जब से अब पीपी की बात करें तो इंपॉर्टेंट है ये चीज समझनी। अलग कलर ले लेते हैं, समझा ही रहे हैं तो यहाँ, अरे यार रेड ले लेते हैं, रेड ज्यादा सही है। यहाँ देखो, ये ऐसे, अब देखो ये जब अप्रोच कर रहे होंगे तो ये जो दोनों ऑर्बिटल हैं वो ऐसे पास आ रहे होंगे, जैसे समझ रहे हो कि ये पहले ऐसे होंगे, एक एक ऐसे होंगे, अब ये और पास आए तो इस तरीके के हो गए। तो ये एक एक्सिस पे ऐसे पास आ रहे हैं, एक एक्सिस पे ऐसे पास आ रहे हैं, ठीक है ना, एक उस एक्सिस पे ये लाई कर रहे हैं। तो जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ऑर्बिटल्स होते हैं और वो बॉन्ड बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। और अब इसमें क्या, इसको पीपी ओवरलैपिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो दोनों पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, दो पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, दो पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, पीपी ऑर्बिटल और पीपी ओवरलैपिंग। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। अब ये चीज तुम्हें समझ आएगी पाई बॉन्ड समझने में, पाई बॉन्ड क्या है। In the formation of pi bond, the atomic orbital overlap in such a way that their axes remain parallel to each other and perpendicular to internuclear axis. जो इनकी एक्सिस है ना, वो जो इनका ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल जो है वो परपेंडिकुलर होगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के। सपोज करो ये मेरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। ये मेरा ऑर्बिटल है, सपोज करो, सपोज ही कर रहे हैं जब से, तो मैंने ऐसे बना दिया, ये 90 डिग्री बनेगा ना, ये 90 डिग्री बनेगा। अब देखो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये मेरा जो ब्राउन वाला पेन है ये समझ लो, ये मेरा ऑर्बिटल है, और जो ये ब्लैक वाला पेन है मेरा, ये समझ लो मेरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। ये इसको मैं ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है, इसको ऐसे लगा देता हूँ, तो ये 90 डिग्री बन रहा है ना, ये 90 डिग्री बन रहा है ना। तो ये 90 डिग्री अगर बन रहा है और दूसरा ऑर्बिटल है वो भी यहाँ ऐसे बना रहा होगा, 90 डिग्री बना रहा होगा।
ये ऑर्बिटल दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं, ये ऐसे पास आ रहे हैं। तो जब ऑर्बिटल 90 डिग्री बना रहे हैं और ऐसे ऐसे पास आ रहे हैं, तो उसमें जो क्या होता है, ओवरलैपिंग कम होती है। अगर मैं इसकी ऐसे ओवरलैपिंग कराता तो ज्यादा ओवरलैपिंग होती, लेकिन अभी क्या होगा, ओवरलैपिंग कम होगी। ये सही से देखो ओवरलैप नहीं कर पा रहे, छोटा सा हिस्सा ओवरलैप हो रहा है, छोटा सा हिस्सा ओवरलैप हो रहा है। तो इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पीपी ओवरलैपिंग। सॉरी, इस तरह के बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। द ऑर्बिटल फॉर्म ड्यू टू द साइड वाइज ओवरलैपिंग कंसिस्ट ऑफ टू अपर सोर्स टाइप चार्ज क्लाउड एंड बिलो द प्लेन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एटम। अब अगर इसमें देखो ये प्लस प्लस होंगे, ये माइनस माइनस होंगे, इसलिए ओवरलैप कर रहे होंगे। यहाँ प्लस या चार्ज नहीं, सॉरी, या प्लस वेव फंक्शन आ जाएगा या माइनस वेव फंक्शन आ जाएगा। तो इस तरह की जो ओवरलैपिंग होती है उसको क्या बोलते हैं हम, पाई ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड। पाई ओवरलैपिंग ये क्या किस में पाई जाती है, सिर्फ पीपी में। अब पी में ये कहाँ होगी, अगर पी एक्स होगा मेरा, पी एक्स ऐसा होता है और दूसरा भी पी एक्स होगा तो ऐसा होगा, इनमें ये पाई जाएगी, ठीक है ना। चलो, ओ मैन ज्यादा कर लिया आज है ना, ज्यादा नहीं, लेकिन चलो कर ही रहे हैं तो अब, कर ही रहे हैं तो और कर लेते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था कि सपोज करो कि ये मेरा कोई ये है और ये इतना सा कवर करता है, और दूसरी जगह मेरा ये है कोई, ये ज्यादा कवर कर रहा है। तो जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होती है उतना ज्यादा हमारी क्या स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और अभी मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो ज्यादा ओवरलैप कर पाता है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड के, क्योंकि पाई बॉन्ड में क्या है, साइड से ओवरलैपिंग होती है। सिग्मा में क्या है, साइड, सिग्मा में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से ओवरलैपिंग होती है तो ज्यादा ओवरलैपिंग हो रही है। इसमें क्या है, ऐसे ओवरलैपिंग होती है तो साइड से सही से हो नहीं पाती। तो जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ डिपेंड करती है ओवरलैपिंग पे। और एक चीज जो याद करने की है, या याद क्या समझने की है, वो है extent of overlapping in sigma bond is higher than the extent of overlapping in pi bond. This implies that strength of sigma bond is greater than pi bond। ये चीज समझ आई कि स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्यों ज्यादा होती है पाई बॉन्ड से। पाई बॉन्ड तोड़ना आसान होता है एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। और एक चीज और याद रखना हमेशा, अगर कहीं पे पाई बॉन्ड बन रहा है तो वहां पे सिग्मा बॉन्ड होगा पक्का पक्का। पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड के बाद बनते हैं, यह चीज याद रखना। अगर कहीं पे पाई बॉन्ड बनता हुआ तुम्हें दिख रहा है तो वहां सिग्मा बॉन्ड होगा ही होगा। मान लो अगर कहीं डबल बॉन्ड है तो वहां पे एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा, ठीक है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के बाद ही पाई बॉन्ड होते हैं। अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड एक ही होगा, और दो पाई बॉन्ड होंगे। तो ये चीज याद रखना हमेशा कि अगर कहीं अगर कहीं पाई बॉन्ड तुम्हें दिख रहा है, अगर कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पाई बॉन्ड होगा, ये याद रखना। अगर कहीं अगर कहीं दो सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड होगा, मोस्ट प्रोबेबली सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर कहीं डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा। अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होंगे, ये चीज याद रखना। In case of sigma bond, the overlapping orbital take place to the larger extent, hence it is a stronger as compared to the pi bond। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। Where the extent of overlapping occurs to a smaller extent, for the reason भी कर दिया है कि क्या होता है, ओवरलैप ज्यादा होता है सिग्मा में, तो इसलिए सिग्मा की स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। ये चीज भी हमने डिस्कस कर लिया। Further, it is important to note that pi bond between two atoms is formed in addition to a sigma bond।
ये देखो, ये चीज मैं बता रहा था, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये कह रहा है कि जब भी पाई बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड के बाद बनेगा, और पाई सिग्मा बॉन्ड के बाद जितने भी बॉन्ड बनेंगे वो पाई बॉन्ड बनेंगे। जैसे कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा है, सिंगल, दिक्कत ही नहीं लेनी। डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बनाओ, एक तो सिग्मा बनेगा बनेगा, जो बचा वो पाई बनेगा। ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बनेगा, एक तो बना नहीं है, प्लस दो पाई बनेंगे, ये याद रखना। इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल। ट्रिपल जो हमने जो बात करी थी वही बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। अच्छा, तो इस तरीके से हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट की थ्योरी तो खत्म हो गई है। अब करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करने के बाद देखते हैं, अगर मेरे में ताकत बची तो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, ताकत नहीं बची तो हाइब्रिडाइजेशन तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा, हाइब्रिडाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको हम जो लाइव क्लास लेंगे उसमें कर लेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत मत लेना ज्यादा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे में ताकत बचेगी नहीं, ऐसी फीलिंग आ रही है। आ नहीं आती इंसान को कई बार फीलिंग अंदर से कि अब हो गया है भाई, ज्यादा बोल लिया है तो ताकत होगी। अगर ज्यादा, पता है क्या है, अगर अभी तुम लोग चैट कर रहे होते, लाइव चैट चालू होती, लाइव चैट तो तुम कर ही रहोगे प्रीमियर वीडियो पे भी, है ना, जो होगी अभी तुम्हें दिख रही होगी वीडियो। लेकिन जब मैं अभी इसको बना रहा हूँ, अगर मेरे को तुम लोगों के मैसेज दिख रहे होते तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगता। हमेशा जब भी मैं लाइव क्लास लेता हूँ तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें क्या तुम लोग मैसेज वैसेज करते रहते हो तो पता लगता रहता है कि कितना समझ आ रहा है कितना समझ नहीं आ रहा है, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू रिकॉर्डेड लेक्चर के। रिकॉर्डेड लेक्चर बनाने में मेरे को ज्यादा दिक्कत आती है, शायद सभी को आती हो या नहीं आती हो पता नहीं, लेकिन मुझे तो आती है भाई, इतना मैं बताता हूँ। चलो बहुत बातें कर ली इधर उधर की, ये देखते हैं इसका क्या होगा। इसके लिए 1 से 2 मिनट टाइम देता हूँ मैं, ठीक है ना, 1 मिनट बाद डिस्कस करूंगा, जिसको 2 मिनट से टाइम के ले लो। आंसर लिखना, अगर तुम इसको वीडियो को देख रहे हो तो आंसर पक्का लिखना लाइव चैट में, और एक दूसरे के देख के मत लिखना या गूगल करके मत लिखना, कुछ सोच के लिखना क्या होगा, ठीक है। चलो मैं 30 सेकंड बाद 30 या 40 सेकंड बाद इसको डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। पूरा टाइम देता हूँ तुम लोगों को, ऐसा नहीं है कि रश है मेरे को कोई जाना है कहीं पे इस तरह का। चलो, जब प्रीमियर हो रहा होगा तो तुम स्किप भी नहीं कर पा रहे होगे, है ना, वरना कई सारे बच्चों ने आंसर निकाल दिया होगा लेकिन वो स्किप नहीं कर पा रहे होंगे। रिकॉर्डेड में कर लेना स्किप। What bonds are formed when two valence orbital half filled belonging to different atom overlap to each other? What bonds are formed when two valence orbital half filled belonging to different atom or overlap each other? अच्छा, ये बोला जैसे एच एफ है, एच एफ का क्या होगा, एक इसका एक एस ऑर्बिटल होगा, इसका एक पी ऑर्बिटल होगा हाफ फील्ड, ये जब ओवरलैप करेंगे तो किस तरह का बॉन्ड बनेगा ये पूछ रहा है। आयनिक बॉन्ड तो नहीं बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड अभी पढ़ाया नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि एक ही इंसान दोनों इलेक्ट्रॉन देता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी नहीं बनेगा। कोवेलेंट बॉन्ड आंसर है इसका, कोवेलेंट बॉन्ड, कि जब दो अलग एटम है उनका हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक है तो मिल रहे हैं ऑर्बिटल, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। चलो आगे देखते हैं, काफी बच्चों ने सही आंसर दिया होगा, शायद शायद 100% ने सही आंसर दिया होगा इसका, शायद से एज्यूम कर रहा हूँ। आगे देखते हैं। अ थ्योरी विच डिस्क्राइब केमिकल बॉन्डिंग इज, केमिकल बॉन्डिंग किस थ्योरी से डिस्क्राइब की गई थी या की गई है, इज आ रहा है। चलो इसमें तो क्या ही, 30 सेकंड का टाइम देता हूँ बस, 30 सेकंड, 30 सेकंड बस, 30 से 40 सेकंड, इससे ज़्यादा टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए इसमें। रॉल्स लो इम्पोर्ट देखना है, रॉल्स लो इम्पोर्टेंट है देखना, जब 12। चलो छोड़ो क्या बोल रहा हूँ मैं, आंसर पहले आंसर लिखो उसके बाद डिस्कस करते हैं चीज़ें, वरना इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। देखते हैं, आंसर तो पता ही चल गया होगा आंसर क्या है, ए बी सी डी में से आंसर में तो कोई दिक्कत आ ही नहीं रही होगी, इजी क्वेश्चन मैंने डाला है सारे, एक क्विक रिवीजन के लिए ताकि दिमाग में एकदम हो जाए, है ना।
तो इसका आंसर है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है ना, बी है, इतना पता ही चल होगा। डेल्टन थ्योरी क्या थी तुम्हारी, चैप्टर 2 में थी, चैप्टर 2 में थी डेल्टन थ्योरी। डेल्टन थ्योरी से हमें वो कि एटम के एटम सबसे छोटा यूनिट है और ये सब चीज़ें पता लगी थी। एटॉमिक थ्योरी से हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन सब चीज़ों के बारे में पता लगा, ये सब तरह का जो भी एटॉमिक थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है केमिकल बॉन्डिंग का। एटॉमिक थ्योरी जो है वो एक एटम के बारे में बताता है। केमिकल बॉन्डिंग क्या है कि अलग अलग एटम कंबाइन क्यों हो रहे हैं, एक एटम की बात नहीं कर रहा, वो कंबाइन क्यों होता है ये बताता है। फिर रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ जो है वो तुम पढ़ोगे क्लास 12th में, चैप्टर 2 सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है ना, इसमें पढ़ोगे। सॉल्यूशंस में पढ़ोगे। ये हमें क्या बताता है कि ना जब हम दो सॉल्यूशंस को मिला देते हैं तो उनका, जैसे एथेनॉल और वाटर को जब मिला दोगे तुम लोग तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसे कम हो जाता है, कैसे बढ़ जाता है, ये सब चीज़ें बताता है रोल्स लो। तो अभी रोल्स लो को लेना देना है नहीं तुम्हें, सॉल्यूशंस में क्लास 12th में चैप्टर 2 में पढ़ोगे, अभी तो बहुत एक साल बाद पढ़ोगे ये सब चीज़ें। तो अभी का जो आंसर है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमें केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पता लगता है। चलो आगे देखते हैं। हाँ ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, इसका देखते हैं। इसका पिछले दो का तो 100% सही आया होगा, इसमें कोई एक बच्चा तो गलती करेगा ही करेगा, या एक बच्चा पक्का कहेगा कि सर वैल्यू नहीं दी आपने, सर वैल्यू के कहाँ है, वैल्यू कहाँ है सर, वैल्यू दो, इस तरह का। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स इज, इसमें क्या एक कॉमन सेंस यूज करना तो काम हो जाएगा, कॉमन सेंस यूज कर लो हो जाएगा। मतलब ऑप्शन देखो, मुझे नहीं पता क्या होगा, कॉमन सेंस यूज करो काम हो जाएगा। ऑप्शन से देख लो, ऑप्शन से तुम आंसर आएगा। इसका आंसर विदाउट ऑप्शन मैं भी नहीं दे सकता, मुझे भी नहीं पता भाई क्या होता है, मैं कैसे दूं जबकि मैं टीचर हूं तुम्हारा, मुझे भी नहीं पता सही से। ऑप्शन देख के मैं दे सकता हूँ, ऑप्शन देख के ये मैंने इसलिए दिया है क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, क्योंकि अभी क्या सीबीएसई का जो पैटर्न है नया वाला वो भी ऐसे कर दिया इन लोगों ने, उसमें भी क्या है क्वेश्चन क्वेश्चन दे वो तो उन्होंने कह दिया कि एमसीक्यू देंगे यार हम लोग, और इस तरह का कर दिया एमसीक्यू दोगे तुम तो बच्चों को भी एमसीक्यू प्रिपेयर करवाना पड़ेगा। ऐसे एमसीक्यू अगर आए तो उसमें क्या लॉजिक तुम्हारा काम आएगा। तो इसके लिए मैंने ज्यादा बातें कर ली हैं, 1 मिनट का टाइम देता हूं, सोचो ए बी सी या डी में से क्या होगा। अगर ये लाइव में करवा रहा होता, लाइव क्लास में तो बहुत मजा आता, क्योंकि इसमें गलत आंसर आते हैं, एक दो बच्चा पक्का तुम में से एक आधा बच्चा पक्का कहता कि सर वैल्यू नहीं दी आपने, वैल्यू नहीं दी, जबकि वैल्यू का कोई काम नहीं आएगा इसमें। रेंज ही पूछे इसने, कोई ऐसा ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट तुम्हें कुछ है, रेंज है ये एक तरह का, ठीक है ना। जैसे अगर मैं कहूँ कि 1 to 10 पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो इसका मतलब ये भी तो है कि 2 to 5 भी तो पॉजिटिव नंबर है, तो एक रेंज हो गई। अगर मैं कहूँ कि 1 to 10 अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो एलिमेंट जो है कोवेलेंट होगा, तो 2 to 5 वाले भी तो कोवेलेंट होंगे, तो एक रेंज दी है इसने, इस तरीके से देखना। डिस्कस करें क्या, चलो करते हैं। लेस देन जीरो तो कुछ होगा नहीं, लेस देन जीरो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव आती ही नहीं है, लेस देन जीरो कैसे होगा, अगर एच एफ पी है मेरा तो एफ की कुछ होगी, 4 होती है मान के चलते हैं, एच की कुछ होगी तो माइनस करेंगे तो, और 4 से ज्यादा किसी की होती नहीं है, तो नेगेटिव में तो कोई जाने का मतलब ही नहीं है, ये हटा दो, ये ऑप्शन हटा दो। ओवर 1.7 होगा नहीं, 3.7, ये तीन देखते हैं इसमें क्या है। एक चीज मेरे को बताओ, H2 अगर मैं बनाऊं तो H2 में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना होगा, इलेक्ट्रो डिफरेंस कितना होगा। इतना तुम्हें पता है कि H2 जो बनता है वो कोवेलेंट बॉन्डेड है, कोवेलेंट एटम है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है सॉरी, कोवेलेंट मॉलिक्यूल बनता है तो इसमें कुछ डिफरेंस होगा, है ना। तो क्या डिफरेंस होगा ये बताओ मुझे, ये इंपॉर्टेंट है, ये सोचो। जीरो ही लिख रहे होगे चैट पे जहां तक मेरे को लग रहा है ना, या कमेंट में जो बाद में देख रहे हैं जीरो, क्योंकि मान लो इसका कुछ प्लस एक्स हो, इसका भी कुछ एक्स होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होगा, अगर आप एक में से एक घटा दोगे तो जीरो, एक्स में से एक्स घटा दोगे तो जीरो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होगा, एक कोवेलेंट बॉन्डेड, अगर हमारा होमोन्यूक्लियर होता
होमोन्यूक्लियर मतलब O2 होता, H2 होता, N2 होता, F2 होता, Cl2 होता, Br2 होता, Li2 भी बनता है, Li2 होता है ना। तो इनमें क्या है, सब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो सब में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना होगा, जीरो। और ये क्या कोवेलेंट बॉन्डेड है, तो अगर जीरो अगर मेरा पास है, तो अगर जीरो मेरे पास हो तो भी मेरा कोवेलेंट कंपाउंड बन जाता है। ये चीज मेरे को देखनी थी बस। इसमें क्या जीरो इंक्लूडेड नहीं है, 0.3 से ये कह रहा है 1.7 तक की बात कर रहा है, यानी इसने जीरो को इंक्लूड नहीं करा, हटा दो इसको। यहाँ पे देखो ये कह रहा है ओवर 1.7, ओवर 1.7 की बात कर रहा है, हटा दो इसको, इसमें भी जीरो इंक्लूडेड नहीं है। जीरो सिर्फ मुझे दिख रही है इसमें, सिर्फ इसमें, तो इसका आंसर होगा सी। जीरो सिर्फ मेरे को किसमें दिख रही है, सिर्फ इसमें, इसका आंसर होगा सी। है ना, मतलब कहाँ का दिमाग तुमने कहाँ लगाया है और कहाँ से आंसर आया है। इस तरह का दिमाग अपना दौड़ा करो, तो मजा आएगा और ज्यादा। आगे देखते हैं, अ ट्रिपल बॉन्ड कंटेन्स हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स। इजी है यार, इजी है मतलब बहुत ज्यादा। टाइम कितना देता हूं मैं, 1 मिनट, 1 मिनट टाइम। 1 मिनट सोचो, मत सोचो क्या होगा, देखते ही लिख दिया होगा कई सारे बच्चों ने तो, लेकिन फिर भी 1 मिनट टाइम दूंगा मैं। ट्रिपल बॉन्ड, ये होता है सिंगल बॉन्ड, ये होता है डबल बॉन्ड, ये होता है ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड बनता है मेरा 80, डबल बॉन्ड बनता है मेरा ऐसे, है ना। ये कौन सा कंपाउंड है, इथीन है ये, इथीन है, ये थाइन है, ये पढ़ा होगा बचपन में, ये थाइन है, 10th क्लास में भी पढ़ के यार होगे, 10th क्लास तो भी पास करिए कुछ दिनों पहले ही, अभी पढ़ा होगा। चलो इसका देखते हैं एक बार। अच्छा मैंने एक चीज़ बताई थी तुम्हें, कि जब भी डबल बॉन्ड, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने एक चीज़ बताई थी तुम्हें, कि जब भी सिंगल बॉन्ड के अलावा कुछ होगा, सिंगल बॉन्ड जब बनता है तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड के ऊपर जितने बॉन्ड बनेंगे वो सब पाई बनेंगे, यानी कि अगर मेरा, एक बार इसको सब इसका इरेज करते हैं, अगर मेरा सिंगल बॉन्ड बनेगा तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। डबल बॉन्ड अगर मेरा बने तो उसमें क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड तो मेरा हमेशा ही बनेगा, प्लस एक पाई बॉन्ड बनेगा, यानी नीचे जो बना है मेरा वो सिग्मा और ऊपर मेरा पाई। और अगर मेरा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो उसमें एक सिग्मा, सिग्मा हमेशा एक ही बनेगा, और उसके ऊपर जो बनेंगे वो पाई बॉन्ड बनेंगे, मैंने ये बताया था। तो 3 बॉन्ड बनेंगे, यानी नीचे वाला सिग्मा, ऊपर वाले 2 पाई, ये चीज़ है। अब ये क्या बोल रहा है मुझे, कि ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होंगे। पहले सिग्मा बॉन्ड डालना है, सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक ही बनेगा। अरे ये तो सिग्मा बॉन्ड देख के आंसर कर देते यार तुम लोग। सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक ही बनता है, 0 नहीं बनता, 3 नहीं बनता, 2 नहीं बनता, एक ही बनेगा। और सिग्मा बॉन्ड के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा बॉन्ड बना दिया तुमने, अब बाकी बचे कितने, 2 बॉन्ड। टोटल बॉन्ड कितने हैं, 3। एक बना दिया है तो कितने, 2 और बनाने हैं तो 2 पाई बनेंगे, तो इसका, इसमें थोड़े से ऑप्शन और अच्छे देने चाहिए थे, है ना। यहाँ पे एक और वन होता, वन, इस मतलब को 2 1 होता, इस तरह का कुछ एक और ऑप्शन। 2 1 है, लेकिन 1 सिग्मा वाले में तो क्लियर ही हो गया ना, कुछ है नहीं इसमें, कुछ था ही नहीं। ये तो सबने कर दिया होगा, इसका भी 100% लोगों ने सही आंसर दिया होगा, बी। इसका आंसर है बी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बताता है। वो कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा मेरा। यहाँ पे तुम्हारा वेव का काम आ गया, और मैंने कहा था ना, एक को जब भी वेव का क्वेश्चन देगा वो, जब भी वेव के बारे में कुछ पूछना चाहेगा तो प्लस माइनस लगा देगा। यहाँ पे क्या है, वेव के बारे में देखना, वेव जो हमने अभी देखा था ना, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, वो चीजें सोचना। ये थोड़ा सा हार्ड कैटेगरी का क्वेश्चन है, हार्ड में लिखूंगा मैं इसको। वेव का हिंट है तुम्हारा, वेव के बारे में सोचना, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के बारे में, ये हिंट है। इसके लिए तुम्हें दूंगा मैं 2 मिनट का।
2 मिनट ज़्यादा है क्या? पता नहीं चल रहा ना, लाइव होता तो अभी आंसर आने लग जाते, आंसर आने लग जाते तो मैं एकदम बता देता तुम लोगों को कि हाँ जी हाँ, ज़्यादा टाइम है कम टाइम है ना। अभी देखते हैं 2 मिनट क्या टाइम है, मुझे भी नहीं पता, देखते हैं एक बार। चलो डिस्कस करते हैं। देखो जब भी ओवरलैप हो रहा होता है तो एक तो ओवरलैप का एक्सटेंट होना चाहिए, ज़्यादा ओवरलैप होना चाहिए। ज़्यादा ओवरलैप कब होता है? जब सेम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे काम हो रहा हो। और दूसरा उनका वेव नेचर सेम होना चाहिए। ये दो चीज़ें हमने देखी, उनका वेव सेम होना चाहिए। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है ना, ये चीज़ उसने पूछी है। तो एक एक करके देखते हैं, एक एक करके देख, एक एक करके देख। पहला वाला देखते हैं, ये हाईलाइटर क्यों आ गया है। देखो पहला वाला देखो क्या है, पहला वाला देखो क्या है। इस तरीके का है कुछ। अब यहाँ क्या है, ओवरलैप जो है बहुत कम हो रहा है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नेगेटिव होगा जो भी है। ये ओवरलैप का जो एक्सटेंट है वो बहुत कम है, ऑलमोस्ट जीरो ओवरलैपिंग। ये क्या है, जीरो ओवरलैप का केस है। तो जब जीरो ओवरलैप का केस होता है तो नो बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ तो मेरा बॉन्ड नहीं बनेगा, यानी ये तो हमारा बॉन्ड नहीं बनेगा। और देखते हैं सेकंड वाला देखो। सेकंड में क्या है, एक आपका ऐसा है और एक ऐसा ओवरलैप कर नीचे से। कभी नीचे से ओवरलैप करता हुआ देखा है? या तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ऐसा होता या ये ऐसा होता। नीचे से तो कोई ओवरलैप होता नहीं है। अब नीचे से कोई ओवरलैप नहीं होता तो ये तो स्ट्रिक्टली गलत है। इस तरह से तो कोई ओवरलैप ही नहीं होता है, नो ओवरलैप पॉसिबल। इस तरह का कोई ओवरलैप ही नहीं होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव कोई ओवरलैप इस तरह का कुछ नहीं होता है। तो ये दो तो हो गए हमारे। अब देखते हैं थर्ड क्या है। थर्ड इंटरेस्टिंग है, थर्ड थोड़ा सा केस इंटरेस्टिंग है। थर्ड का ये दोनों समझ आ गए तो मिटा दूं? चलो मिटा देता हूँ, समझ आ गए तो क्या ही दे। कोई दिक्कत है तो कमेंट में पक्का लिख देना, क्योंकि ये क्या है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, ये लाइव नहीं है। कोई भी दिक्कत आए कमेंट्स में पक्का लिखना, ताकि मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ लूँ और जिस भी दिक्कत आए मैं उसको क्लियर कर दूँ बाद में, ठीक है। चलो देखते हैं, थर्ड देखते हैं। अभी क्या हो रहा है इसमें, एक ऐसे, ये बच्चों ये ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो इंटरेस्टिंग, यहाँ पे एक चीज़ इंटरेस्टिंग देखो कि ये प्लस है और ये प्लस है, जबकि हमने क्या कहा था, और ये नेगेटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। यहाँ पे कैसा ओवरलैप हो रहा है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इस तरह के ओवरलैप को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव। इसका इस तरह के वेव को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, वेव फंक्शन जीरो हो जाता है। वेव फंक्शन जीरो होता है तो क्या होता है, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, फॉर्मेशन नहीं होता। अगर इसकी जगह सपोज करो, इसकी जगह इस वाले केस की अगर मैं बात करूं, इसकी जगह ये ऐसा होता, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव ये ऐड हो रहे होते तो बॉन्ड फॉर्म होता, बॉन्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, यहाँ बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा। तो यहाँ भी क्या है, बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। वैसे तुम पहले दो देख के बता देते कि इसमें क्या है, दो केस अगर हो गए हैं और ये सिंगल करेक्ट है तो फिर ऑल ऑफ दीज ही होता, लेकिन थर्ड केस इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने लिया। तो इसका आंसर क्या होगा, डी ऑल।
ठीक है ना। तो हमारा सेक्शन 6 भी कंप्लीट हो गया बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हमारे सिर्फ 3 सेक्शन बचे हैं, हाइब्रिडाइजेशन, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, काफी छोटा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ है नहीं। ओ सॉरी 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 सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है काफी छोटा कॉन्सेप्ट है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। उसमें ये मान लो कि हम तो 30 मिनट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सीख लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या बड़ा केस है, हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से देखना। और मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्या है, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आता है, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, कई बार बोल चुका हूँ अपने लेक्चर में कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। हाइब्रिडाइजेशन से काफी क्वेश्चंस आते हैं और मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। एक बार हाइब्रिडाइजेशन का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप्स। अच्छा, तुम्हें एक चीज याद आ रही है हाइब्रिडाइजेशन जब मैं शब्द ले रहा हूँ, कि हमने जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करी थी तो वो हमें ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में नहीं बता पा रहा था सही से। वो हमें ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में नहीं बता पा रहा था सही से। तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते थे, हाइब्रिडाइजेशन। हमने क्या कहा था कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं है यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट और होता तो हम समझ जाते। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट और होता तो हम उसकी ज्योमेट्रिकल शेप्स को आराम से बता देते, ये चीज थी, ठीक है ना। इसलिए हम क्या ज्योमेट्रिकल शेप्स उसकी नहीं बता पा रहे थे। अब देखो, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप्स ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक CH4 NH3 H2 एटसेट्रा, पॉलिंग इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। CH4 हो गया अपना, NH3 हो गया, H2 हो गया, इनकी जो है कैरेक्टरिस्टिक, इनकी शेप बताने के लिए, जैसे हमने पढ़ा था ना कि लंदन था एक और साइंटिस्ट था हिटलर। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को बताया था अच्छे से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की नींव रखी थी, और इस तरह का मैंने तुम लोगों को बताया था पूरा अच्छे से। और मैंने उसमें एक चीज ये भी बताई थी कि आगे जाके पोलिंग था जिसने इन सब चीजों को और अच्छा किया था, मतलब उसने थ्योरीज को और अच्छा किया था, थ्योरीज में और ज्यादा जो चीजें थी उसको सही किया था। ये चीजें मैंने तुम लोगों को बताई थी अभी, ठीक है बच्चों। तो ये क्या बता रहा है कि इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक, हमने क्या देखा था, एक पॉइंट पर हम स्टक हो गए थे कि हम ज्योमेट्री नहीं बता पा रहे थे। यहाँ पे देखो, याद होगा जब हम इस पाई और सिग्मा बॉन्ड को शुरू करने से पहले हम यहाँ पे स्टक हो गए थे और हम ज्योमेट्री नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि CH4 की जो ज्योमेट्री है हमारे हिसाब से, अगर VBT को विदाउट हाइब्रिडेशन अगर हम ट्रीट कर रहे थे तो 90 डिग्री आ रहा था CH का, HCH का बॉन्ड एंगल, लेकिन असल में हमें पता है कि 109 होता है। तो ये चीज हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे बेसिकली। तो इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक नई थ्योरी आई जिसको कहा हमने हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है देखेंगे। पोलिंग इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है अभी देखेंगे, ठीक। अकॉर्डिंग टू हिम द एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सिंपल सी बात, सिंपल सी। मान लो मेरे पास एक, इसको मिटा देता हूँ पहले, वहां ऊपर जगह होगी, क्या पता तुम्हें दिख ही ना रहा हो। ये इसको, सिंपल सी बात समझना। पोलिंग ने क्या कहा कि ये 1s है और ये 2pz है, 2 पोलिंग ने कहा कि हम इसको मिला देते हैं, वो ऐड कर देते हैं दोनों को, और दोनों को ऐड करके एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं। तो नया ऑर्बिटल कुछ ऐसा बनेगा। और अगर दो ऑर्बिटल ऐड कर रहे हैं तो दो ही बनने चाहिए, तो कुछ इस तरह का बनेगा। अगर मान लो तुम अगर 1 लीटर दूध डालते हो और 1 लीटर पानी डालते हो और उसको घुमा देते हो तो शेक बनेगा, कुछ मिल्क शेक टाइप का कुछ इस तरह का बन जाएगा, चीनी भी नहीं डाल देना, है ना। 1 लीटर दूध 1 लीटर पानी, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कितना बनेगा, 2 लीटर बनेगा ना। 1 लीटर दूध में अगर 1 लीटर पानी डालूंगा तो दूध काफी पतला हो जाएगा, लेकिन जो पतला दूध बनेगा वो कितना बनेगा, 2 लीटर। तो इसी तरीके से अगर मैं दो ऑर्बिटल को मिलाऊंगा तो हाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। इसी तरीके से अगर 3 को मिलाऊंगा तो 3 बनेंगे, 4 को मिलाऊंगा तो 4 बनेंगे। यही चीज पॉलिंग ने बताई कि जब रिएक्शन हो रही होती है तो रिएक्शन के दौरान जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो मिल जाते हैं और वो एक नए तरह के ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं, एक नए तरह के ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। अनलाइक प्योर ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। प्योर प्योर ऑर्बिटल से हटके, जैसे एस था, पी था, इस तरह प्योर 2s था, 2pz था, 2px था, 2py था, ये सब थे। इन सबको हटा दो, इन सबको मिला के जो ऑर्बिटल बनते हैं, इन सबको मिला के जो ऑर्बिटल बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है ना।
The phenomena is known as hybridization, which can be defined as the process of intermixing of the orbitals of slightly different energies so as to redistribute their energies, resulting in the formation of new set of orbitals of equivalent energies and shape. ये क्या बोल रहा है? देखो 2s का होगा, ये होगा 2px होगा, 2pz होगा, ये 2px होगा, ये 2py होगा, ये इस तरह के तुम सबको मिला दो, मिलाने के बाद कुछ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे कुछ ऐसे, है ना। तो ये बोल रहा है कि जो ये नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा इसकी एनर्जी इन सब की एनर्जी से कम होगी। सपोज करो इसकी एनर्जी मान लो 10 है, इनकी भी 10 मान लो, ठीक है। इसकी जो एनर्जी होगी वो 8 होगी, इसकी एनर्जी कम होगी, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल मेरा बनेगा उसकी एनर्जी कम होगी। फॉर एग्जाम्पल when 2s and 3 2p orbital of carbon hybridized there is a formation of 4 new sp3 hybrid orbital। अच्छा देखो इसको मैं क्या बोलूंगा, जब एक s मिला और 3 मेरे p वाले मिल गए, पी, इसको क्या बोलूंगा मैं, एक s मिला मेरे पास और 3 p मिल गए तो sp3। जो नया ऑर्बिटल बनेगा उसको क्या बोलेंगे, जैसे ये जो नया ऑर्बिटल बना है इसको क्या बोलेंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल या sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इस तरह। ठीक है, चलो इतना इंट्रोडक्शन रखते हैं। उसके बाद अब देखेंगे मेन फीचर, देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन की, इंपॉर्टेंट कंडीशन देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन की, कितने तरह के हाइब्रिडाइजेशन होंगे ये देखेंगे, शेप देखेंगे, सब कुछ देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, स्पेशल केसेस भी देखेंगे। तो इस लेक्चर को यहीं तक कंप्लीट रखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लाइव में ज्यादा कवर करेंगे तो ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू रिकॉर्डिंग के। तो चलो, क्योंकि लाइव में तुम्हें जो डाउट होगा तुम पूछते रहना, हाइब्रिडाइजेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हमारा सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बचेगा और चैप्टर खत्म। आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए, आप जैसे जो भी हम लेक्चर लेते हैं अनअकैडमी स्कॉलर्स पे, क्या है सारे कोर्सेज हम कवर कर रहे हैं, फिजिक्स भी है, मैथ्स भी है, आपका इंग्लिश भी है अब तो, और बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री मैं कवर कर रहा हूँ। तो सारे कोर्सेज कवर कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी टीचर का नोटिफिकेशन चाहिए कि कौन सा टीचर कब क्लास लेता है, किस सब्जेक्ट की क्लास लेता है, किस टॉपिक पे पढ़ा रहा है, किस चैप्टर को पढ़ा रहा है, तो हम अनअकैडमी के जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर अपडेट कर देते हैं ये चीज, ठीक है ना। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल हो जाएगा, क्लिक करना, वहां ज्वाइन आएगा, ज्वाइन पे क्लिक करना, आप ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है ना। आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। फिर आगे देखते हैं। अगर आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप उसमें योग 10 प्रोमो कोड लगाना मत भूलना, उसमें आपको 10% ऑफ पक्का मिल जाएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि कुछ दिनों बाद मेरी स्पेशल क्लासेस आने वाली है जो कि आपको अनअकैडमी के ऐप पे अवेलेबल होंगी। अनअकैडमी का जो ऐप है वो आपको गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल होगा, और जो एप्पल का ऐप स्टोर है वहां पे आपको अवेलेबल होगा, ठीक है ना। आप वहां से जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, काफी ज्यादा शुक्रिया, ये आपने वीडियो देखा, पूरा देखा, अगर यहाँ तक देखा तो बहुत ज्यादा थैंक यू। जो भी दिक्कतें लगे, जो भी आपको क्लियर ना हो चीजें, जो भी क्वेश्चन क्लियर ना हो, कुछ भी अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम लगे तो मुझे एक बार पक्का बताना। आप मतलब कमेंट सेक्शन में ओपन है हमेशा, कोई भी फीडबैक हो, अच्छा फीडबैक है, फीडबैक अच्छे ही होते हैं, मतलब आप कुछ क्रिटिसाइज भी करोगे मुझे तो वो भी अच्छा ही है, क्योंकि उससे मुझे पता लगेगा कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर सकता हूँ उस चीज़ को। तो जो भी आपको लगे आप कमेंट सेक्शन में लिखो, और ठीक है, या इसको यहीं खत्म रखते हैं। सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, अनअकैडमी स्कॉलर को, बेल आइकॉन दबा दो। बेल आइकॉन दबाने से आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन आ जाएंगे, जब भी कोई नई वीडियो हम अपने चैनल पर डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको। और इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, अपने जो स्कूल ग्रुप है, ट्यूशन ग्रुप है, वहां पे शेयर कर दो इस वीडियो को। और चलो आज का यही तक रखते हैं। हर एग्जाम के लिए जो हम बोलते हैं हमेशा, लेट्स क्रैक इट। तो सीबीएसई का कोई एग्जाम हो, जेई का कोई भी एग्जाम हो, उसको हम क्या करेंगे, अच्छे से कर लेंगे। तो इसको आज खत्म करते हैं इस लेक्चर को, कल हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन तो काफी बड़ा टॉपिक है, तो शायद कल भी पूरा ना हो पाए, तो कल हाइब्रिडाइजेशन तक ही रखेंगे, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और फिर हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी लगाएंगे इसमें, और कुछ पास्ट ईयर के जेई के क्वेश्चंस भी लगाएंगे, तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो फिर खत्म करते हैं आज का लेक्चर, चलो बाय, थैंक यू देखने के लिए, बाय।